नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार की नई चालाकियों का खुलासा लगातार हो रहा है। आप जानते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार लगातार घिरी हुई है और यह तो पहले से ही तय था कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं करवाना चाहेगी। फिर भी किरण रिजिजू ने कहा था कि हम तो चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन सत्र शुरू होते ही सरकार के दावे की पोल खुल गई। संसद में कल भी हंगामा हुआ और आज भी सरकार ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। इधर एसआईआर पर एक बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एसआईआर के आदेश के मसौदे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू की, आप जानते हैं कि 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनके बाएं दाएं वाले चुनाव आयुक्त जो चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मसौदा है तो उस पर इन लोगों के भी विचार आते हैं। और इसी में जब एसआईआर का मसौदा आया था कि बिहार में एसआईआर करवाना है, तब सुखबीर सिंह संधू के द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी को हटाने का खुलासा इस अखबार ने किया है। और इसी साल 24 जून को जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का आदेश निकाला तो उसके ड्राफ्ट में सुखबीर सिंह संधू ने एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी, जो हटा दी गई बाद में और व्हाट्सएप पे सारी चीजें ली गई। चुनाव आयुक्त संधू ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता, नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें, यानी परेशान न हो और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। ये जब आप एसआईआर करवाएंगे तो इन सब लोगों का, खासकर हिंदुस्तान के जो वास्तविक मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इस टिप्पणी को अंतिम आदेश के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया, लेकिन चालाकी के साथ इसको शामिल किया गया। चालाकी के साथ क्या? तो 24 जून को जो अंतिम आदेश आया है, उस आदेश के पैराग्राफ 13 में जो लिखा गया है वो आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा गया, चूंकि यह गहन संशोधन है, इसीलिए यदि 25 जुलाई 2024 से पहले गणना फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, ये नहीं किया गया, तो मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकेगा। फिर भी सीईओ, डीईओ, आरओ, बीएलओ ये भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाता, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान ना हो और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिसमें स्वयंसेवकों की तैनाती भी शामिल है। गौर कीजिए दोस्तों कि सुखबीर सिंह संधू की टिप्पणी से नागरिक शब्द को हटा दिया गया, यानी उनकी टिप्पणी में जिस नागरिक शब्द का उल्लेख था वो यहां हटा दिया गया पैराग्राफ 13 में। इसीलिए एसआईआर का आदेश अब और विवादित नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं। खैर, एसआईआर पर चर्चा से भाग रही सरकार अब प्रियंका गांधी से भी घिरी हुई रही, आज नजर आई। प्रियंका गांधी ने आज फिर हमला बोला कि हम प्रदूषण, एसआईआर और कई अन्य जरूरी मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। आइए जरा सुनिए सुबह शुरुआत की बात, कैसे प्रियंका गांधी यहां घेर रही थी सरकार को, सुनिए। प्रदूषण से लेके एसआईआर तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। बीएलओ के सुसाइड, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है ये? तो आप सुन रहे थे यहां
प्रदूषण से लेकर तमाम मसलों पर चर्चा कर रही थी, अपनी बात रख रही थी प्रियंका गांधी। खैर, लेकिन एसआईआर पर आज दिन भर गहमा गहमी का आलम रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर सुनवाई हुई और वहां भी सरकार और खासकर चुनाव आयोग वहां घिरा हुआ नजर आया। एसआईआर पर उधर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, उनके बाद बृंदा ग्रोवर, प्रशांत भूषण, इन सब ने कायदे से घेर लिया चुनाव आयोग को। उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन एसआईआर पर ही आज सरकार कैसे उधर संसद में बैकफुट पर आई है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और मामला आपके सामने लाना चाहता हूं, जिसमें मोदी सरकार की एक और चालाकी आज सामने आई। एक ऐप है, नाम है संचार साथी ऐप। इस संचार साथी ऐप को सभी फोन्स में अनिवार्य करने, मोबाइल फोन में अनिवार्य करने की बात मोदी सरकार ने कही है, जिस पर विपक्ष तीखा विरोध दर्ज किया। विपक्ष ने, आपको बता दूं कि सरकार ने 28 नवंबर को सभी मोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया कि वो भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐप संचार साथी को 90 दिनों के भीतर सभी फोन्स में इंस्टॉल करें। इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित करें कि यूजर्स इस ऐप को खुद से डिलीट या अनइंस्टॉल ना कर सकें। हालांकि इसका विरोध हुआ तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी तक पहुंचाएं। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं रखना है, यह यूजर पर निर्भर करता है। यानी साफ साफ यहां पे बैकफुट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई से जाहिर है कि वह कांग्रेस के विरोध से डर गए हैं, विपक्ष के विरोध से डर गए हैं। मगर इस सफाई के बावजूद बीजेपी विपक्ष के वार से बच नहीं सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पे, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि संचार साथी ऐप भाजपा द्वारा जनता की आवाज दबाने की कोशिशों की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया है। मोदी सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और नागरिकों को विश्वास में लिए बिना इस ऐप को प्रीलोड करने का एक तरफा निर्देश तानाशाही जैसा है। सरकार ये क्यों जानना चाहती है कि नागरिक अपने परिवार और दोस्तों से क्या बात करते हैं? हम ऐसा पहली बार नहीं देख रहे हैं। आयकर कानूनों को ध्वस्त करके हमारे डिजिटल जीवन को 24 घंटे निगरानी क्षेत्र में बदल दिया गया है। हर क्लिक, चैट और भुगतान बिना सहमति के हड़पने के लिए डीपीडीपी अधिनियम 2023 के माध्यम से धारा 8(1)(I) में माफी चाहता हूं, जे में फेरबदल करके आरटीआई का गला घोंट दिया गया है। कम सवाल, कम जवाबदेही और ज्यादा अंधकार। पैगासस कांड ने वही साबित कर दिया जिसका हमें डर था। 100 से ज्यादा भारतीयों के फोन हैक किए गए। विपक्षी नेताओं, जजों, पत्रकारों, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी की गई। नागरिकों के अधिकारों को जब्त करने, नियंत्रित करने, आदेश देने और उनसे पैसा कमाने के लिए जासूसी, निगरानी, स्कैनिंग और ताक झांक करना भाजपा के अत्याचारी शासन की पहचान है। कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने का कड़ा विरोध किया था। यह भी बात सही है और यह भी वहां की नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा था कि यह निजता का मौलिक अधिकार नहीं है, इसको घोषित करने का कड़ा विरोध किया था। लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, मनहूस युग फल फूल रहा है, यह बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खैर, जैसे एसआईआर के मसले पर मोदी सरकार घिरी हुई है, ठीक उसी तरह संचार साथी ऐप के मामले पर भी सरकार घिर चुकी है। इसीलिए तो सिंधिया को सफाई देनी पड़ रही है। चलिए अब जरा एसआईआर पर फिर से लौटते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक के बाद कहा कि आज सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई है और इस बात पर सहमति बनी है कि 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे और 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होगी। यह चुनाव सुधार क्या है? यह चुनाव सुधार एसआईआर है। एसआईआर नाम क्यों बदल दिया गया हमारे साथी बताएंगे जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शकील जी और बेहतर बताएंगे, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। 10 घंटे का समय तय किया गया है। बिना मतलब गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा है कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में सब अच्छे से भाग लेंगे।
अब बैकफुट पे आ गए तो आप तो उम्मीद करेंगे ही साहब, केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं। आइए जरा सुन लेते हैं साहब की बात, यानी किरण रिजिजू जी की बात कह क्या रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए। आज लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे, इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। मैं इस चीज को लेकर के सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले, हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। अंत में सबने एग्री किया और आज मेरा चैम्बर में दोनों लोकसभा राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ भी अनौपचारिक हमारा मीटिंग हुई थी। उसमें भी हमने आदान प्रदान सबका बात सुना। बाद में जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया, तब हमने इस मंडे पे वंदे मातरम और ट्यूसडे 9 दिसंबर को इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे और उसमें बाकी मुद्दे जो संबंधित है ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन पार्लियामेंट जो हम इम्पोर्टेंट बिल्स और बिजनेस लेके आए हैं सब सपोर्ट करेंगे और देश हित में सब योगदान करेंगे। तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ, यानी कैसे चेहरा थोड़ा सा डाउन और ऐसा कि हार गए हैं। जिस चीज पे अपनी अकड़ दिखाई जा रही थी सरकार की तरफ से, आज सरकार घुटने पे नजर आई और यहां पर साफ साफ सरकार को मानना पड़ा। भले उसका नाम इलेक्शन रिफॉर्म्स रखिए, आप चुनाव सुधार नाम रखिए, लेकिन चर्चा एसआईआर पर होनी है, यह अब तय है। 9 तारीख को 10 घंटे पहले से तय कर दिया गया है कि 10 घंटे हम वंदे मातरम पे चर्चा करवाना चाहती थी सरकार। वंदे मातरम के 150 साल हुए, बहुत अच्छी बात है, उस पर चर्चा तो खूब होती रही है। अलग अलग मंचों से नरेंद्र मोदी जाकर भाषण देते रहे, विपक्ष को और खासकर कांग्रेस पार्टी को उस पर घेरने की कोशिश करते रहे। कितना पाठ दिखाया जाता है, कितना गाया जाता है, ये सब कुछ कर दिया। लेकिन एसआईआर पर चर्चा करवाना नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, उनकी सरकार नहीं चाहती थी। अब यहां पर जब 2 दिनों में ही जब वो घुटने पे आ गए तो फिर अब तय किया गया। और इतना ही नहीं, 10 घंटे का समय तो यहां दे दिया गया है, जरूरत पड़ी तो इस समय को बढ़ाया जाएगा। क्यों आखिर घुटने पे आई सरकार? आइए आज चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी बिना विवादों के कोई भी काम क्यों नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों है कि उसके हर फैसले के बाद संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पहले से ही ज्यादा दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों है कि हर बार बीजेपी की नीयत पर सवाल उठते हैं, चाहे चुनाव सुधार की बात हो या चुनाव में हार जीत की बात हो। बीजेपी की नीयत पर मौसम का मजा लीजिए, कल कह रहे थे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कौन है आखिर ड्रामेबाज? इन सब पे हमने कल खूब चर्चा की। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव भी एसआईआर पर
आज अपनी बात रख रहे थे। अखिलेश यादव एसआईआर पर क्या कुछ कह रहे थे, जरा उसको सुन लीजिए। विरोध प्रदर्शन हुआ है, बहुत से 20,000 वोट कटने का मुद्दा आपने उठाया। देखिए, आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं, और मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीए प्रहरी बनकर के वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं जी। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, या किसी कागज को जब हम भरते हैं तो सरकार। तो सुन रहे थे आप, यहां अखिलेश यादव, एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर 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 लगातार, चाहे वो सड़क हो, चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ। आखिर क्यों? बहुत आसान है। क्या इतना आसान शब्द है ये? क्या इतना आसान सब्जेक्ट है ये? आप समझ सकते हैं कि एसआईआर के कारण क्या हो चुका है। बिहार का चुनाव हो चुका और 12 राज्यों में एसआईआर और करवाए जा रहे हैं। मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है दोस्तों, 30 से ज्यादा बीएलओ इसी एसआईआर के दौरान अपनी जान दे चुके हैं। मामला यहां है, और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हैं। यह बात ज्ञानेश कुमार को सोचनी होगी। लेकिन इन सब के बीच आखिर सरकार घुटने पे क्यों आई? सरकार क्या इतनी आसानी से मान गई एसआईआर पर चर्चा के लिए? क्या सरकार इतनी आसानी से इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई? चलिए इन सब का जवाब देने की कोशिश करते, ढूंढते हैं, और अगर जवाब मिलता है तो आखिर क्यों वहां तक पहुंची सरकार? क्यों घुटने टेकने पर मजबूर हो गई नरेंद्र मोदी की सरकार? चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए यहां 4 वरिष्ठ साथी हैं। शकील अख्तर जी सीधे उधर से ही आ रहे हैं, संसद से ही आ रहे हैं। शकील जी आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। एसआईआर की बात हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ आज दिन भर आपने देखा, लंच से पहले, लंच के बाद, सारी चीजें, सारे घटनाक्रम को, दलीलों को हम आप तक पहुंचाते रहे, मैं और अमलेंदु जी। लेकिन इन सबके बीच उधर से जो खबर आई है, यानी संसद से जो खबर आई है, उस पर चलते हैं और सीधे शकील जी आपके पास। शकील जी, आखिर क्यों यहां घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार को एसआईआर पर चर्चा करवाने के लिए? राजीव जी, आपको याद होगा कल आपने यही सवाल पूछा था कि सरकार चर्चा करवाएगी कि नहीं। हमने कहा करवाएगी, उसे करवाना पड़ेगा जी। इससे पहले जो युद्ध विराम पे भी नहीं करवा रही थी, वो जो पहलगाम पे आतंकवादी हमला हुआ था उस पर भी नहीं करवा रही थी, वो भी करवाना पड़ी। सब विषयों पे करवाना पड़ी, इसको कुंभ पे भी करवाना पड़ी। लेकिन आप देखिए कि आज जब रिज्जू इस बात की जानकारी दे रहे थे तो बहुत जोर देके कह रहे थे इलेक्शन रिफॉर्म पर। नाम बदलने में ये लोग माहिर हैं। जिस वक्त विपक्ष ने मांग की थी कि हम मांग करते हैं आतंकवादी हमले पे आतंकवादी कैसे घुसे और कैसे वापस चले गए पहलगाम के अंदर, उस पर चर्चा की मांग थी। दूसरी उनकी मांग थी कि अमेरिका किस तरह हस्तक्षेप कर रहा है, किस तरह दावे कर रहा है कि ये सीज फायर हमने करवाया, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सब करते रहते हैं
अब लेटेस्ट तो प्रधानमंत्री ने अपना जो पीएमओ परिसर है उसका नाम ही सेवा तीर्थ रख दिया। तो ये नाम रखने से कुछ नहीं होगा, विषय वही है कि एसआईआर में बीएलओस की मौत क्यों हो रही है, उन पे काम का दबाव क्यों है, बिहार में 65 लाख वोट कैसे कटे, और आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आप बंगाल में भी चुनाव जीत जाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जाके नारे लगाओ जहां हार चुके हो और वहां लगाओ जहां हारने वाले हो जी। तो ये जो है एसआईआर ही है जो आपके वोट काटने और मनमाने वोट जोड़ने से आपको जीत दिला रहा है। देखिए, आज बीएससी की मीटिंग थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जिसे वो ऑल पार्टी मीटिंग कह के बता रहे हैं रिज्जू साहब। जो संसद का या हर सदन की अलग अलग होती है, वो लोकसभा की कार्य निर्धारण समिति होती है, तो उसने ये तय किया है और वहां पे सरकार की तरफ से कहा गया कि हम एसआईआर पे चर्चा करवा लेंगे, लेकिन पहले वंदे मातरम पे होना चाहिए। तो विपक्ष को इस पे कोई आपत्ति नहीं थी। वंदे मातरम तो कांग्रेस के हर अधिवेशन की शुरुआत में गाया जाता है जी। बिना वंदे मातरम गाए आज तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन शुरू नहीं हुआ, और बीजेपी का अधिवेशन कभी नहीं। तो ये वंदे मातरम पे क्या बात कर रहे हैं? ये वंदे मातरम तो जो है कांग्रेस का गीत रहा है हमेशा से, आजादी की लड़ाई लड़ी गई है वंदे मातरम के। और अभी राज्यसभा की जो नई बुकलेट में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम न बोला जाए। इनकी सारी राजनीति विरोधाभासों से भरी हुई है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस। वहां कहते हैं बुकलेट में लिखित में कि सदस्य जो हैं अपने भाषण के बीच में, अंत में, शुरू में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वहां कह रहे वंदे मातरम पे चर्चा करवाना है, हमको करवाइए आप, स्वागत है उसका। कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मांग ये थी कि जो बीएलओ मरे हैं और जो लगातार मर रहे हैं वो रुक नहीं रहा है, उसका उन पे काम का दबाव है, और ये कांग्रेस की मांग या विपक्ष की मांग पर ही 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, डेट बढ़ाई गई, और अब सीधी मांग है कि इस एसआईआर को रोका जाए, एक लंबे टाइम में करवाया जाए। आप चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, चुनाव सुधार क्या वोट काटना है? चुनाव सुधार एक विस्तृत विषय है, इस पे आपने कुछ नहीं किया। क्या तैयारी करी? प्रधानमंत्री एक शब्द हम बार बार बोलते हैं, होमवर्क। बीजेपी वाले बोलते हैं होमवर्क नहीं करते। क्या होमवर्क किया आपने इसके ऊपर? चुनाव सुधार पे चर्चा करवा रहे हैं आप। तो ये जो है बीजेपी प्रतीकात्मक राजनीति करती है, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूती के साथ अपने मुद्दों पर डटा हुआ है, और इसलिए उन्हें जो है एसआईआर पर चर्चा करवाना पड़ रही है जी। आज शुरुआत जो हुई, विपक्ष ने एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया संसद में एसआईआर के ऊपर। सुबह आप पूछ रहे हैं कि क्यों सरकार को मानना पड़ा, क्यों मोदी जी को झुकना पड़ा। सारी पार्टियों के सांसद वहां थे, खड़गे जी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, और वो समझ गए कि ये प्रदर्शन रोज संसद में होगा। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है, उससे पहले विपक्ष रोज करेगा, और ये इस मैसेज को आप दबा नहीं सकते। क्योंकि देखिए, आप कोई खबर दिखाए या ना दिखाएं, मगर ये जो कैमरा है ये बहुत चंचल होता है, ये ऐसे प्रदर्शनों को देख के भागता है। तो कैमरे में तस्वीरें आएंगी, गोदी मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, सोशल मीडिया के लिए बहुत आकर्षक तस्वीरें होती हैं। ये आज कैमरे से कोई गतिमान चीज को आप छुपा नहीं सकते, तो ये प्रदर्शन जो है छुपने वाली चीज नहीं है, तो इसलिए उन्हें मजबूर होकर करवाना पड़ा। लोकसभा आज भी नहीं चल पाई, उन्हें मालूम है कि लोकसभा नहीं चलेगी, और पिछली बार जिस बात के लिए बहुत बदनाम हुए थे वो इस बार हो रहा है कि हंगामे के बीच उन्हें बिल पास करवाना पड़ रहे हैं। कल मणिपुर का एक बिल था जो जीएसटी से संबंधित था, वित्त विधेयक था, वो पास करवाया लोकसभा में उन्होंने, आज राज्यसभा में भी वो पास हो गया। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह बिल पास हो रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय है कि इस तरह सरकार चलाई जाएगी। तो इसलिए उन्हें मजबूर होके एसआईआर पे बात मानना पड़ी, और आप देखेंगे कि एसआईआर पे जब चर्चा होगी तो एसआईआर पे ही होगी। चुनाव सुधार को लेके सरकार कोई भी ब्लूप्रिंट लेके आने वाली नहीं है कि चुनाव सुधार पे बात कर रही है तो चुनाव सुधार पे कुछ लेके आए वो
कि चुनाव हालांकि ये सुधार बहुत कैसे बढ़िया होंगे। है शकील जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप फिर फंस गई है यहाँ पे सरकार। चुनाव सुधार की आप बात करेंगे तो फिर तो शुरुआत होगी ज्ञानेश कुमार से, फिर तो एसआईआर की बात नहीं होगी, फिर ज्ञानेश कुमार से बात होगी कि पहले ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति वैध है या अवैध है। चलिए यहीं से सुधार की बात करते हैं, और यहां से लेकर एसआईआर होते हुए फिर आप, तो यहां एक बात यह समझ में मुझे आ रही है कि यहां और फंस चुकी है। आप जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा फंसी हुई। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी सवाल आएगा कि ज्ञानेश कुमार कैसे सारे मुकदमों से, सारे मामलों से, न्यायिक प्रक्रिया से बरी हैं। ये भी सवाल आएगा वहां पे। और ये भी सवाल आएगा कि इससे पहले चुनाव आयोग के काम करने का तरीका क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कितनी मान्यता थी, कितने देशों में भारत का चुनाव आयोग चुनाव करवाने गया है। और आज अभी आपने बता दिया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में क्या है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। तो ये जो है सारी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार के लिए चुनाव सुधार की बात करके और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जी 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 बिल्कुल। आता हूं दोबारा हमारे तमाम साथी। जरा प्रशांत जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। क्या चुनाव सुधार यहीं पे, और एक तो आखिर क्यों गई सरकार बैकफुट पे, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं क्यों यहां पर सरकार को मानना पड़ा कि चलिए चुनाव सुधार पे हम बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म से बात करें। आखिर क्यों मानना पड़ा? जो सरकार अकड़ में रहती है, नरेंद्र मोदी आकर कल कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, नारेबाजी नहीं चलेगी, वो अचानक बैकफुट पर क्यों? और क्या ये इलेक्शन रिफॉर्म्स ये इनके लिए गले की घंटी, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार दिक्कत होगी? देखिए, दो बहुत बड़े असंवैधानिक काम हुए हैं। एक तो एसआईआर, आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई इस पे जी। और और चुनाव आयोग के अंदर इसमें मतभेद है। चुनाव आयोग में कंसेंसस नहीं था। ये तय हो गया, ये साबित हो गया आज कि इलेक्शन कमिश्नर संधू उसके खिलाफ थे नागरिकता की जांच करने के, और इलेक्शन कमीशन अब वही कर रहा है। सरकार निश्चित तौर पर दबाव में है, और दबाव के बहुत सारे कारण हैं। कुछ राष्ट्रीय कारण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, लेकिन सरकार दबाव में है जी। और ये भी एक ड्रामा है कि दबाव में रहते हुए भी आपको दबाव महसूस ना हो। लेकिन किरण रिजिजू भोले आदमी है, वो ड्रामा कर नहीं पाए। उनके चेहरे से दबाव दिखाई दे रहा है। वो बाइट आप दोबारा चलाएंगे तो उनका चेहरा दिखाई देगा दबाव वाला। जी। वो ड्रामे में कमजोर निकले। लेकिन दो बड़े असंवैधानिक काम हो रहे हैं। एक बिहार का इलेक्शन हो गया, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है उसमें बहुत साफ अभिषेक मनु सिंघवी ने पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया कि किस तरीके से ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को पूरे डिटेल में एसआईआर करने का कोई कानूनी अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है। उसकी धारा 21(3) के हिसाब से जी। वो एक कंस्टिट्यूंसी का कर सकती है, पूरे देश का नहीं कर सकती है। बहुत साफ उसमें लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन अपने लिए कानून खुद नहीं बना सकता, कानून संसद बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं तय कर सकता कि वो नागरिकता की जांच करेगा। इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं तय कर सकता कि वो किन डॉक्यूमेंट्स को मांगेगा, किन को नहीं मांगेगा। ये सब काम संसद का है। लेकिन इसको ज्ञानेश कुमार ने सब अपना काम कर लिया, और उसके चलते बिहार में एक ऐसी सरकार बन गई जिसके ऊपर सवाल है कि वो 69 लाख लोगों ने वोट दिए कि नहीं दिए। ये जो ट्रेनों से भर के लोग गए थे दिल्ली से या हरियाणा से, इन्होंने किसके वोटर आई कार्ड में वोट डाले हैं वहां पे? क्या ये ब्राजील वाले मतदाता थे जो यहाँ अम्बाला से गए ट्रेनों में भर के? तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा जो बड़ा एक अपराध हो रहा था एक ऐप के द्वारा, कि उसको कहा गया कि वो सारे मोबाइल के बनाने वाले
संचार साथी को अपलोड करें, कंपलसरी अपलोड करें, और कंपलसरी वो मोबाइल पर रहे और हम अपने मोबाइल से उसको डिलीट ना कर पाए। ये पुलिस की निगरानी है। आप हमारे मोबाइल फोन पे सरकार का सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। देखिए, हम सब मोबाइल यूज करते हैं, हम तमाम सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। हम मान लीजिए कि कोई चीज हमने व्हाट्सएप पे आपको भेजा, या मान लीजिए कि मैं कहीं गया, तो कुछ व्हाट्सएप में कुछ जो ऐप्स हैं वो प्रमोट करेंगे जब मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा कि वहाँ पे जहाँ मैं गया हूँ वहाँ ये होटल है, वहाँ ये रेस्टोरेंट है। ये मार्केटिंग तो होती है हमारी डेटा प्राइवेसी से चीज़ें को लेकर, लेकिन सरकार जब ये करेगी तो सरकार वहाँ जूते बेचने नहीं आ रही है, सरकार होटल बताने नहीं आ रही है, सरकार कुछ और पर्पज से आ रही है कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी लोकेशन क्या है। तमाम सारी जो प्राइवेट बातें हैं, और मेरे मोबाइल पे किसकी फोटोएं हैं, किसके साथ किसकी फोटो है, हमारे परिवार की फोटो, वो सब जांच का विषय होगा जी। इसको कहते हैं ऑर्बिटल स्टेट। और ये गैर संवैधानिक क्यों है? आपको याद होगा कि 9 जज की संवैधानिक पीठ ने पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया आर्टिकल 21 के तहत, कि निजता का अधिकार भी मूल अधिकार है। ये जो सारथी ऐप है ये सीधा संविधान के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस देश में राजीव जी यूआईडी जब आया, आधार कार्ड, तो उसके बारे में यही संशय था। 500 रुपए में उसका डेटा बिका है। ट्रिब्यून के करस्पॉन्डेंट ने वो डेटा व्हाट्सएप के जरिए खरीद लिया। तो ये तमाम सारी घटनाएं देख रहे कि सरकार के निजता के कारण क्या है। आपको याद होगा कि कोविड था वैक्सीन का ऐप जी, का डेटा कितने देशों में चला गया, हमारे देश का हेल्थ डेटा। बिल्कुल। तो डेटा की प्राइवेसी सरकार के द्वारा उसका ब्रीच हो, आप पुलिस का काम करेंगे। पुलिस, आप साइबर क्राइम को रोकना चाहते हैं, पुलिस आपके पास है। जो काम सरकार को करना है वो दिल्ली का प्रदूषण कम करना है। जी, चलिए सरकार को वो काम करना चाहिए। जी, संचार साथी पे बात करेंगे। संचार साथी ऐप की जो आप बात कर रहे हैं, ये इसको एप्पल ने तो साफ डिनाई कर दिया है कि हम नहीं कर सकते। एप्पल ने साफ डिनाई कर दिया, सूत्रों के आधार पे है, लेकिन है। एप्पल जैसी कंपनियां जो आईफोन बनाती हैं, वो कंपनियां क्यों आखिर अपने जो कहती हैं सुरक्षा की गारंटी देती है, उसका ये मोबाइल आखिर क्यों कोई खरीदेगा जब उसी में जासूसी का एक ऐप उसमें डाउनलोडेड होगा। तो सरकार कैसे यहां बैकफुट पे आई है संचार साथी ऐप के जरिए, उस पर चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन कैसे इधर बैकफुट पे है एसआईआर के जरिए। एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, और वो उनके लिए भी। आज अगर चर्चा चुनाव सुधार की हो रही है, इसकी बात हो रही है, जरा जल्दी से अनिल जी आपके पास फिर आता हूं, मुकेश जी के पास। जब चुनाव सुधार की बात आ रही है तो फिर एसआईआर की बात ही नहीं, बीएलओ की हत्याओं की बात भी आएगी। जो आत्महत्या, वो आत्महत्या कहें कि हत्या कहें, खून से रंगे हाथ कहें, जो भी कहें, लेकिन यहां पर आज दूसरा दिन है। आखिर क्या हड़बड़ी है, या क्या यहां पर मजबूरी थी? हड़बड़ी शब्द शायद ठीक ना हो, क्या मजबूरी थी कि सरकार को यहां इसके लिए तैयार होना पड़ा कि हम चर्चा करवाएंगे? क्या मजबूरी थी? मुझको लग रहा है क्या कि उनको कई तरफ से घिर गए हैं, तो इसमें उनके लिए उनको लगा कि ये बेहतर है कि इस मुद्दे को ज्यादा विपक्ष उठाता रहे और ज्यादा तूल पकड़ ले। तो इसके पहले उन्होंने इसको ये तैयार हो गए, क्योंकि उसमें कई पेंच आ गए हैं। आपको ध्यान होगा, मतलब ये ध्यान में होगा ही कि शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि 1.25 करोड़ जो है आपने एसआईआर 2 दिन मतलब वहां जो किया
मतदाता सूची में जोड़ने में, उसमें 100 करोड़ लोगों के नाम 2 दिन के अंदर जोड़ लिए गए, और उसने पूरा इलेक्शन कमीशन पे ही आरोप लगा दिया है जो लोकल है, और ऑफिसर्स और इन लोगों की मिलीभगत की बात कही है। तो वो जो विपक्ष बात कह रहा था उसी बात की पुष्टि होती है कि उसको इस SIR में गड़बड़ियां हो सकती हैं और की गई हैं, ऐसा आरोप तो खुद बीजेपी ने बंगाल में लगा दिया है। तो इसका मतलब कि फुल प्रूफ नहीं था, ये तो उससे भी साबित होता है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला टर्न ले लिया है दूसरे ढंग से, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी का जो उनका उनकी दलीलें जो arguments हैं जी, दलीलें भी, वो उसमें भी सुप्रीम ECI के पास कुछ रह नहीं गया। वो ये विपक्ष नैरेटिव बना रहा है फलना, ये सब कानून, मतलब ये सब कम से कम कानून अदालतों में तो ये चलना नहीं चाहिए कायदे से, तो वो उनका वहां भी बैकफुट पर आ गए हैं। तो अब और ये जो आ गया जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उससे भी पता चला कि ये इलेक्शन कमीशन यूनानिमस नहीं था, इस पर एक मत नहीं था। तो अब इससे कई चीजें निकल कर आ गई हैं कि एक तो ये SIR इलीगल है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक बात आ गई है। दूसरा आ गया है क्या कि वहां बंगाल में मतलब उसमें गड़बड़ियां हो सकती है, खुद बीजेपी का आदमी कह रहा है, हो गई है ऐसा कह रहा है, बीजेपी कह रही है। तो अब और यहाँ आंदोलन भी चल रहा है, तो अब इस मुद्दे को वो चाहते हैं कि संसद में ही कुछ गवाही से, मतलब कुछ सफाई दे करके उसको निपटा लें, और उसमें ये भी विपक्ष के पास कहने के लिए नहीं रहेगा कि SIR जो है, SIR के मुद्दे पर आपने बहस नहीं की, क्योंकि ये इशू तो वोट चोरी वाला चला रहा है SIR का, बिहार SIR के समय से ही, और उसका रिस्पॉन्स आप देख चुके हैं कि कितना वोट में उन्होंने क्या किया नहीं किया, उस पर नहीं जाए। लेकिन जो ग्राउंड पर जो सपोर्ट था, जिस तरह से कांग्रेस की जिसके हालत खराब थी, लेकिन राहुल गांधी की मीटिंग्स में इतने लोग आ रहे थे, तो उसका रिस्पॉन्स है, ये तो पता चल गया। और वो बंगाल में भी जो हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है लोगों का उसके प्रति, जो BLO का है, अब BLO वाली आत्महत्या वाली खबर भी लगातार आ रही है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको अगर उस पर सरकार कुछ इधर दाएं बाएं नहीं करके अगर अपना नहीं निकालती है तो फिर मुश्किल है उसके लिए। तो इसीलिए वो नहीं चाहती है कि रोड पर ये मामला आए। लेकिन मैं कहूंगा क्या कि मेरी राय में कांग्रेस, मतलब विपक्ष को अब ये इन सब चीजों से आगे निकलना चाहिए। संसद में बहस, अदालत में फैसला, इससे जरा आगे निकलने की जरूरत है, क्योंकि संकेत जो है, ये संचार साथी कोई मामूली संकेत नहीं है। संचार साथी पेगासस का नया वर्जन है। तो पेगासस ही एक तरह से, अब कैसे बनाया, किसने बनाया हमको पता नहीं है। ये भी साफ होना चाहिए कि ये संचार साथी ऐप किसने बनाया है और उसकी खूबियां क्या है, उसका जो ये है डेटा बेस किस तरह से में वो घुस आएगा, और ऐप का जो कोडिंग है वो सब क्या है, क्या वो ये सारा कुछ टेक्निकल इश्यूज भी उसमें आने चाहिए। तो और वो एकदम सीधे सीधे जो सर्विलेंस वाला जो है स्टेट बनाना चाहते हैं वो क्लियर है, और वो डाटा प्रोटेक्शन वाला एक्ट बना हुआ पहले से ही है। तो वो दोनों मिल करके आपके पास कुछ रहेगा नहीं। आधार हो ही गया, आधार पर तो PIB ने कहा है कि 251 मतलब 250 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये में, मतलब 24 से 25 के बीच में या कुछ ऐसा डेट है। अब आप सोच लीजिए कि एक तरफ बता रही है कि इतना फुल प्रूफ और इतना एफिशिएंट हमारे पास ऐप है, और उसमें कहा कि चेहरा का जो है, चेहरा का वेरिफिकेशन करने में वो कामयाब रही है, कितना पेंशनर्स जो 50 लाख या कितना, तो और वो, लेकिन चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। तो अपने में कई कंट्राडिक्शंस इसके आ गए हैं, जो कि ये कहने के लास्ट पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा। आप लोगों ने CP राधाकृष्णन के स्वागत में जो भाषण किया राहुल, ये प्राइम मिनिस्टर ने, उसको कितना डिकोड किया मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको कहूंगा वो साफ साफ संकेत है कि वो किस तरह के स्टेट चाहते हैं। वो उपराष्ट्रपति को भी देवी शक्ति से संपन्न बता रहे हैं, वो बाल्यकाल से ही देवी शक्ति से संपन्न है, और उसके बाद देवी प्रेरणा से ही, देवीय प्रेरणा से उन्होंने
शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन हाँ हो गए। हाँ वेजिटेरियन हो गए, और ये संसद में कह रहे हैं वो। जी। और उसके बाद सबसे देखिए मजाक क्या है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं ये चले जाते हैं झारखंड में, चले गए ये आदिवासियों का गांव में और डायरेक्ट रेपो बनाया। मतलब कि गवर्नर का जो मैंडेट है कि कैबिनेट के बगैर वो प्रोग्राम नहीं बना सकता, मैं जहां तक जानकारी रखता हूं कि बगैर उसके वो कहीं घूम नहीं सकता, लेकिन इनके गवर्नर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ दिया। प्रोटोकॉल का अर्थ ये नहीं है सिर्फ सुरक्षा नहीं है, प्रोटोकॉल का अर्थ ये है कि आप एक दूसरे का सम्मान कितना करते हैं, पदों का, प्रधानमंत्री के सामने कैसे आप बात करते हैं, राष्ट्रपति को कितना सम्मान देते हैं, और गवर्नर चीफ मिनिस्टर में क्या रिश्ता होगा। प्रोटोकॉल का अर्थ ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो कोई परंपरा का सवाल नहीं है, वो एक तरह से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये के लिए क्या कहते हैं पदासीन लोगों के लिए, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को कह रहे हैं कि वायलेट किया इन्होंने, और संसद में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो साफ साफ, और इसके पहले उन्होंने बोला कि ड्रामा क्या कहते हैं ड्रामा मत करिए, तो सांसदों को वो बोल रहे हैं विपक्ष को कि ड्रामा करने वाला है, और उसको कहा भी कि हमारे अनुसार चलो मैं बताऊंगा कि कैसे जो है इलेक्शन जीता जाता है, ये मतलब कैसे तुमको करना है, तो ये नारे मत लगाओ। तो ये सारा जो है, ये सारा और संचार साथी और SIR सब मिलाकर के आप देखें तो साफ साफ संकेत वो दे रहे हैं कि ये स्टेट जो है एक ऑथोरिटेरियन स्टेट में तब्दील हो रहा है। इसीलिए झंडा अयोध्या में उसको फहराएंगे और अंदर में जाकर देवी शक्ति कहेंगे, और साफ साफ हिंदू सिंबल्स सेवा तीर्थ का नाम ले रहे हैं। तीर्थ का क्या मतलब होता है, तीर्थ का इसमें क्योंकि कोई हिंदू सिंबल डालना है, तो एक जो मेजोरिटी वाला स्टेट है हिंदू राष्ट्र का, वो राष्ट्र 1925 का जो 100 साल पूरा हुआ 2025 में, उसमें ये घोषणा कर रहे हैं। और विपक्ष जो अभी SIR और ये इसमें जो डिटेल्स है लड़िए आप, मैं नहीं कह रहा क्या आप उसको ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। ये जो ऑप्टिक्स है परिसर में तख्ती लेकर के, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। चुनाव दर चुनाव वो ये क्या कहते हैं उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसमें धांधली कर रहे हैं। इसीलिए अब आगे के लिए सोचना चाहिए विपक्ष को, ऐसी मेरी राय है। जी बिल्कुल, विपक्ष को सोचना चाहिए। जरा जल्दी से मुकेश जी आपके पास आना चाहता हूं। मुकेश जी, आखिर क्यों आज अचानक, आप तो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस गए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला, सामने वाला चुप हो गया, दूसरे में तो आपको बोलने नहीं दिया, आप सवाल कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार जी आपसे कुछ ज्ञान लेना नहीं चाहते थे, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सवाल ये है कि ज्ञानेश जी उधर भी फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनका जिक्र बार बार आ रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी का। आज भी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दी, और उन्हीं की दलील को आगे बढ़ाते हुए जब बृंदा ग्रोवर आई तो उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले तो ये जो एनुमरेशन फॉर्म है जिसको आप भरवा रहे हैं वही अवैधानिक है, वो इलीगल है, क्योंकि एक एक फॉर्म यहां लीगली बनाया गया है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, जितने फॉर्म हैं इस सब को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के उसमें भी धारा 21/3 इन सब का जिक्र आया। खैर वहां नहीं जाता हूं, आते हैं हम इधर संसद में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संसद में आखिर क्यों घुटने टेकने पड़े, आपको क्या लगता है? चुनाव सुधार का नाम लेकर क्या और बुरी तरह फंस गए हैं नरेंद्र मोदी जी, और बुरी तरह फंस गई है सरकार? इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए राजीव, आमतौर पे होता यह है कि जब भी संसद का सत्र आने वाला होता है उस समय सत्ता पक्ष को अच्छी तरह से पता होता है कि विपक्ष की ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। विपक्ष चर्चा की मांग करेगा। चर्चा दो तरह की होती है, एक जिसमें वोटिंग होती है और दूसरा जिसमें वोटिंग नहीं होती है। और जब सरकार ये तय करती है कि हमको विपक्ष के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करनी है, तो फिर इस तरह की बातों से सत्र की शुरुआत होती है। ड्रामा करेंगे, नौटंकी करेंगे और डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाएगी। ये भूल जाएंगे कि यही लोग डेमोक्रेसी को जब डिफाइन कर रहे थे, संसद के अंदर के गतिरोध को, इन्हीं के बड़े नेता यानी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, उन लोगों ने कहा था कि संसदीय गतिरोध भी संसदीय कामकाज का एक हिस्सा है। तो उन बातों को दरकिनार कर दिया जाएगा।
अब रही बात इसकी कि साहब ये क्यों तैयार हुए, इनको भी मालूम था कि हमें चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन आप देखें गौर से, चतुराई देखें कि 5 दिन सदन की कार्रवाई चल लेगी, उसके बाद जो छठे दिन की कार्रवाई होगी, यानी अगले सोमवार की कार्रवाई होगी, उस सोमवार की कार्रवाई में वंदे मातरम, और 7वें दिन की कार्रवाई में, यानी जो सत्र सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, 15 दिन के लिए, उसमें 7वें दिन की कार्रवाई में उस मुद्दे पर चर्चा होगी जिस मुद्दे को विपक्ष सबसे ज्यादा जोर शोर से उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की कम से कम मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा आबादी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। 50 करोड़ के करीब तो मतदाता है जिनकी बात चुनाव आयोग ने की है कि भाई हम SIR 2 में इन लोगों को कवर करेंगे, और उन 50 करोड़ से जुड़े हुए 10-20 करोड़ आप और मान लीजिए जो उनके परिवार के लोग हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर एक BLO है तो क्या उसके परिवार का व्यक्ति BLO की गतिविधियों से उसके ऊपर काम का जो ज्यादा बोझ आया उसे प्रभावित नहीं है? बिल्कुल है। यानी देश की आधी आबादी ऐसी है जो सरकार कहे या चुनाव आयोग के एक फैसले से डायरेक्टली प्रभावित है। अब उस फैसले के पीछे क्या इंटेंशन है, ये हम सब लोग समय समय पर बातचीत करते रहे हैं, और चुनाव आयोग की क्या निष्ठा और प्रतिष्ठा बची है, ये तो खैर अब मुझे लगता है कि कालातीत विषय हो गया है। बहरहाल, तो एक चीज तो ये है कि देखिए, सरकार ने जो पॉस्चरिंग, जो आपका पहला सवाल है कि बैकफुट पे आई हुई सरकार आपको दिख जरूर रही है, लेकिन उस सरकार ने अपने लिए बार्गेन कितना बड़ा कर लिया। यानी 2 हफ्ते के सत्र में 1 हफ्ते को तो उन्होंने वॉश आउट कर दिया कि भैया तुम अब इसमें और कोई बात नहीं करोगे, अब आओ हम ऐसे ही जो है वो बिल पास कराते रहेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा, इसीलिए आप देखिए कि गौर से किरण रिजिजू कहे हम चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन विपक्ष वक्त के जो है वो वक्त नहीं तय कर सकता। भाई क्या दिक्कत है तुमको? मुझे अच्छी तरह याद है जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे, जब मनोहर जोशी स्पीकर हुआ करते थे, उस दौर में इस तरह की स्थितियां हमने कवर किया है। संसद इस तरह की स्थितियां होती थी कि भाई तो विपक्षी मुद्दों पर चर्चा चाहता है, आज इस पे करेंगे, कल उस पे करेंगे, परसों उस पे करेंगे। स्पीकर का एक पॉजिटिव इंटरवेंशन होता था, संसदीय कार्य मंत्री उस चीज को तवज्जो देने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल दूसरी है। आज उस ढंग से संसद चल ही नहीं रही जिस ढंग से संसद बनाई गई है, बनती है, चलनी चाहिए। लिहाजा आप देखिए कि हमारे सामने किस तरह की स्थितियां आती है। अभी जब ये आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि साहब चुनाव सुधार की बात में क्या करने वाले हैं, ये कहेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन, चाहे इनकी बात पूरी हो या नहीं हो, ये उस पर जाकर के घूमेंगे। ये कहेंगे साहब SIR का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग गलत वोटर है उनकी सफाई हो जाए। हाँ, उससे किसको इनकार है? किसी ने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन सफाई करने के लिए जो आपने तरीका अपनाया है, जो टूल अपनाया है, जो मेथोडोलॉजी अपनाई है, सवाल तो सिर्फ उस पर हो रहा है। और तो इस चीज पे तो ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि साहब आप सफाई नहीं कीजिए और नहीं करना चाहिए। कभी नहीं कहा पहले दिन से 24 जून से लेकर के अब तक। यानी इनका इंटरेस्ट, और यही बात यही मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में आपको लगता है कि इंसाफ करेगा? क्या इस मामले की संवैधानिकता को सही ढंग से परखेगा? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। अभी कुछ दिन पहले का फैसला है जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कहते हैं कि साहब गवर्नर के पास, राष्ट्रपति के पास बिल को रोकने की, उस पर पुनर्विचार करने की जो बातें संविधान में कही गई हैं वो किसी दायरे में, किसी शिष्टाचार से भी जुड़ी हुई है। उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से सुप्रीम कोर्ट से एक दूसरा ऑर्डर ले दिया गया। अब आप मुझे बताइए आज कि 5 जजों की ओपिनियन एक तरफ है और 2 जजों का फैसला दूसरी तरफ है। फैसला बाउंडिंग है, ओपिनियन बाउंडिंग नहीं होती। यानी इस तरह का विरोधाभास हमने सुप्रीम कोर्ट से अभी देखा है। और पीछे चलिए, चुनाव सुधार के नाम पे जैसी बात कही शकील भाई ने कि आप देखिए कि सबसे पहले चुनाव आयोग का चयन कैसे हो रहा है। क्या इस पे बात करने दिया जाएगा लोगों को, या क्या उससे कोई मैसेज लिया जाएगा कि हाँ साहब सदन की क्या राय बन रही है, सदन के लोगों का क्या नाराजगी है, क्या आक्रोश है, क्या उनका सुझाव और मशवरा है। या इसी चुनाव आयोग को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी गई कि तुम्हारे खिलाफ जिंदगी भर कभी एक FIR तक दर्ज नहीं हो सकती, क्या उस पर बात होगी? क्या वो चुनाव से जुड़ी हुई बात नहीं है? चुनाव आयोग से जुड़ी हुई बात नहीं है? इनमें किसी पे बात नहीं होगी। वहां सिर्फ और सिर्फ लफाजी होगी। विपक्ष के लोग अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, उनको ठीक से सुना नहीं जाएगा, नारेबाजी दुनिया भर की होगी। और जो सही तरीका है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कि हम आपस में चर्चा करके जो अच्छी बातें हैं, सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, वो वाली तो प्रवृत्ति कहीं है ही नहीं। क्या हमने इससे पहले देखा था? जब इन्होंने 370 को हटाया तो क्या देश के आम लोग समझ रहे थे, मान रहे थे, जान रहे थे कि यह प्रक्रिया सही है उसको हटाने की? नहीं।
वो सवाल अनुत्तरित ही पड़ा रह गया। जब महाराष्ट्र में हमने देखा कि स्पीकर जो है वो लेके सब बैठे रहे, उन्होंने नहीं फैसला किया कि हाँ साहब दल बदल विरोधी कानून का कहां कहां मिसयूज हुआ है और किन किन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्या हमारे सामने नतीजा है। कैसे रातों रात सुबह 4 बजे 7 बजे जो है वो ओथ हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इसी दौर में देख चुके हैं, जिसमें कि कानून, प्रक्रिया, नियम, इन चीजों को धज्जियां सरेआम उड़ाई गई है, पूरा देश देख रहा है। और इनकी पौ 12 है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से मैनेज करके मैंडेट ले लेते हैं। आप लाख रोते रहिए, चिल्लाते रहिए। यानी अगर हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं, तौर तरीके की बात कर रहे हैं, तो उन तौर तरीकों की कदर होगी ना। कदर कौन करेगा? जो लोग उन पदों पर बैठे हैं वो करेंगे। अगर वो कदर ही नहीं करेंगे उस चीज की, तो हम कहां पहुंचेंगे। अब दूसरी बात पे आइए, ये नैरेटिव बनाया जाता है कि साहब संसद जो है वो गतिरोध होने से संसद में जनता का पैसा बहुत बर्बाद होता है। मैं आपके माध्यम से डीवी लाइव के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि संसद 3 काम के लिए बनी है। पहला काम है उसका कानून बनाना, कानून पारित करना, मौजूदा कोई कानून है उसमें कोई संशोधन करना, बदलाव करना। दूसरा काम है उसका कार्यपालिका पे निगरानी रखना, और तीसरा काम है उसका राजनीतिक चर्चा और बहस करना, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के सदन में पार्लियामेंट्री शब्दों की गरिमा के दायरे में रहते हुए अपनी बात एक दूसरे को कहें और वो बात रिकॉर्ड का हिस्सा बने। सदन इन तीनों कामों के लिए संसद बनी है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि राजनीतिक दलों को, नेताओं को यह तय करना होता है कि किस समय किस काम को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पहले कानून बनाने को प्राथमिकता देंगे, या पहले किसी चर्चा को प्राथमिकता देंगे, या पहले कार्यपालिका पे कोई निगरानी की बात है तो हम उस पर गौर करेंगे। सदन के ये तीनों काम है। अब आप कहते हैं कि साहब ये सदन के पैसा, कार्रवाई नहीं होगी तो पैसा बर्बाद होगा। ये क्या नैरेटिव है? इस नैरेटिव की सच्चाई को जरा समझिए। संसदीय कार्य मंत्रालय का जो बजट है, जो खर्चा है, उसमें हर वो खर्चा शामिल होता है, उसको सदन के टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। यानी सारे एम्प्लॉय की जो सैलरीज है, वो जो आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, वो जो आपका सारी कॉस्ट जो है संसदीय कार्य मंत्रालय की जो होगी वो कहां पर जाकर रुकेगी? क्या सांसदों को सिर्फ उन्हीं 12 दिनों का या 15 दिनों का या 25 दिनों का वेतन मिलता है? जी नहीं, उनको पूरे साल का वेतन मिलता है, या पूरे महीने का वेतन मिलता है, या पूरे 5 साल के टर्म का वेतन मिलता है। तो आप सारी कॉस्ट जोड़ लीजिए और फिर कहिए सदन का पैसा, समय बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप वहां काम नहीं होने दिया जा रहा है। अरे भाई, काम करने का तरीका, उसके लिए एक डेमोक्रेसी में एक चीज कही जाती है कि सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री फंक्शन का तरीका यह है कि गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स से, अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। सरकार जो बहुमत से बनी होती है उसके पास पूरी ताकत, पूरी मुट्ठी में होती है संसद, किसी भी सरकार के पास जिसके पास नंबर होते हैं। लिहाजा सारे नियम कायदे नंबर से चलने वाले हैं संसद के। तो उसमें यह है कि भैया लोकलाज ये कहता है कि हम विपक्ष की बात सुने, तो विपक्ष की बात सुनिए और उससे आगे बढ़ने का रास्ता निकालिए। ये सरकार का दायित्व है। अगर ये दायित्व नहीं होगा तो क्या होगा? आओ हम जोर आजमाइश करते हैं। भाई, जोर आजमाइश करोगे, विपक्ष हमेशा तुमसे नंबर में कम होगा, तभी तो वो विपक्ष में है। बिल्कुल। लेकिन उन मर्यादाओं का ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देंगे तो आपके सामने इस तरह की चीजें आएंगी। अभी आप देखिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है चुनाव सुधार की बात करेंगे। चुनाव सुधार की इस देश में किन चीजों की जरूरत है? उनमें से एक चीज पे वहां बात नहीं होगी सरकार की तरफ से, खाली वहां लफाजी की जाएगी। और जो विपक्ष की तरफ से बातें उठाई जाएंगी वो 1-1.5 लाइन में कोई सरकार जवाब नहीं देगी उसका। बड़ा सवाल क्या है आज की तारीख में? भाई, एसआईआर से, गलत ढंग से एसआईआर जो की जा रही, करवाई जा रही है, कितनी संवैधानिक है, कितनी कानूनी है, कितनी गैर कानूनी? यही तो बड़े सवाल हैं। क्या इन बड़े सवालों पर संसद में आपको, हमको यकीन है कि चर्चा हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लफाजी करने की कोशिश की जाएगी। क्या इस बात पर वहां चर्चा होगी कि बीएलओ के ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है? क्या इस बात पर चर्चा होगी कि जिस तरह के कागजात जो है वो मांगने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पे, वो कागज जेन्युइन है, सही है, गलत है, वो प्रक्रिया सही है, गलत है? जो बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, भाई चुनाव आयोग कोई अधिकारी नहीं है, बहस हो गई, जज साहब ने सुन लिया, जज साहब जब फैसला देंगे तब देख लीजिएगा आपके सामने क्या आएगा स्थिति। अभी देखिए कब से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इतना वक्त क्यों लगना चाहिए न्यायपालिका को इस चीजों का निर्धारण करने में? इससे किसका हित हो रहा है? आप एक तरफ तो मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तारीख पे तारीख हो रही है, आज ये दलील, कल वो दलील, परसों वो दलील, लेकिन निर्णय कहां निकल के आ रहा है? एक बात अभी तक सारी प्रक्रिया में निकल के आई, साहब आधार को आपको मानना पड़ेगा, ले दे करके बस घुमा फिरा करके यही है ना।
इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलना चाहिए ना। जो मुद्दा, जो प्रसंग, जो बातचीत, जो समस्या देश की आधे से ज्यादा आबादी को अफेक्ट कर रही है, उसके बारे में क्यों नहीं फैसला निकल रहा है? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का उत्तर नहीं देना चाहती है सरकार। वो आपको इधर उधर भटकाना चाहती है। कल हम लोग ड्रामा करते रहे, क्या है ये नैरेटिव क्यों है भाई? कल आप लोगों ने खूब बात की, आपने यहाँ डीवी लाइव पे कि साहब प्रधानमंत्री की भाषा और ये बोली, ये तौर तरीका उचित है। हम लोग अपना सर घूम के रह गए। अगर प्रैक्टिकली देखिए तो उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है? उनको इस बात की परवाह है क्या? जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको इस बात की परवाह है कि जनता में क्या मैसेज जा रहा है, उचित है, अनुचित है? तो कतई नहीं। उन्होंने तो एक तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन कर दिया है, लोगों को अफीम चटा के बैठा, खत्म कर दिया है सिस्टम को। जी बिल्कुल। तभी ये बात पैदा होती है ना कि भाई लोकतंत्र हमारा कमजोर क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की बात हो रही है। आज जो बात इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई, चर्चा हुई है अभी इसी हमारी आपस में, वो क्यों आई अभी? आज ये उसका दबाव पड़ा है इस सरकार के ऊपर। उस एक रिपोर्ट का, अखबार में प्रकाशित उस रिपोर्ट का सरकार पर दबाव पड़ा है कि भैया हमको एसआईआर मानना पड़ेगा। एसआईआर पे चर्चा कल तक तो नहीं तैयार थे और कल रात में खबरें छपवाई गई हैं, प्लांट की गई खबरें, अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं कि हाँ साहब एसआईआर पे हम मान सकते हैं। शकील भाई को उनकी गट फीलिंग थी, उनको मालूम था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चलता है, तो उन्होंने अपनी गट फीलिंग के आधार पर कल ये बातें हम लोगों को बताई थी कि हाँ भाई चर्चा तो उनको करवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा था, कल ही कहा था कि चर्चा तो करवानी पड़ेगी और इसी सत्र में करवानी पड़ेगी। जी हाँ, अपने तजुर्बे के आधार पर कही थी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये कल शाम तक, दिन ढलने तक कोई ऐसी गतिविधि हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आई थी। लेकिन आज के अखबारों में क्या खबर है? अखबारों में ये कि हाँ चर्चा होगी, तो खबर वो प्लांट करवाई गई थी। चर्चा हो रही, वहां प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके मंत्रियों के बीच में कि यार क्या करें, कैसे करें, क्या करें, क्या दाव बनाएं। यही दाव निकल के आया, अच्छा ठीक है चुनाव रिफॉर्म पे कर लेते, एसआईआर का शब्द उसमें जिक्र नहीं है। और जब चाहेगा आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा भाई साहब आप चुनाव रिफॉर्म की बात कीजिए, एसआईआर की बात मत कीजिए, ये खूब होगा। खासतौर से विपक्ष के लोग करेंगे कि साहब वो तो आज के प्रस्ताव में ही नहीं है, उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकती। फिर भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, लेकिन व्यवधान पैदा करने के लिए, दिक्कतें पैदा करने के लिए सब तौर तरीके अपनाए जाएंगे, तिकड़ में अपनाए जाएंगे, जो पार्लियामेंट्री तिकड़ में होती है। इसकी कितनी जरूरत है भाई? और कई सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। आज क्यों राजी हुए? क्योंकि आज ही कल ही वो खबर आ गई थी कि साहब ये जो है सो नया साथी ऐप आ रहा है, उसको लेकर के हंगामा शुरू हुआ। अच्छा ठीक है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। वरना आप देखिए इससे पहले हमारे सामने क्या स्थितियां थी। क्या आज की तारीख में रुपए की गिरती स्थिति चुनाव की समस्या नहीं है? क्या वर्ल्ड बैंक ने जो आपको कहा कि भाई आप 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहे हो और वो आपको 3rd डिग्री में रखे हुए सी कैटेगरी में, यानी आपका डाटा क्रेडिबल नहीं है। आपको अगर शर्म क्या मुद्दे छोटे हैं ये, इन पे बहस चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन पे चर्चा नहीं, बहुत गंभीर विषय। सरक जाए मामला तब जाए तो क्या करोगे आप? आपको अच्छा एसआईआर मांग रहे हो, लो जी हम आपको 6 दिन बाद दे रहे हैं। मांग आज रहे हैं आपसे, आज करनी चाहिए आपको। 2 दिन अगर आपने बर्बाद कर दिए तय करने में तो उसके लिए कौन जवाब दे? और अभी क्या कल का एजेंडा हमें पता है कि कल ये कौन सा जो है वो जनहित का मुद्दा कौन सा ये टेकअप करने वाले हैं? नहीं लेंगे ये। तो ये जानबूझ करके पार्लियामेंट को भी, संसद को भी सबवर्ट करने का जो तरीका है, जो एटीट्यूड जिनका हम लोग देखते आए हैं, उसी चीज को यहां भी जारी कर रहे हैं, यहां भी आगे कर रहे हैं। बिल्कुल दुख होता है ये देख करके। जी, जबकि इनके पास नंबर है, ये बहुत मजबूती से, बहुत ही पराक्रम के साथ शासन कर सकते हैं, लेकिन इनका जो सारा पराक्रम है वो है अपराधियों वाला पराक्रम। जी आते हैं मुकेश जी, दोबारा आता हूं। लेकिन अमलेंदु जी, जब हम अब चुनाव सुधार पे सो कॉल्ड नहीं कहा गया आधिकारिक तौर पर, किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की, हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया कि आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा है कि चुनाव सुधार पर 10 घंटे 9 तारीख को, यानी मंगलवार, आने वाला मंगलवार ही है ना 9 तारीख, देख लूं जरा गलत ना बोल रहा हूं, हाँ मंगलवार, आज ही के दिन, अगले मंगलवार को आज ही के दिन 10 घंटे उस पर बहस करवाएंगे चुनाव सुधार पे। चुनाव सुधार की बात ही तो कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की स्थापना करता है। चुनाव आयोग की स्थापना, यानी उस आर्टिकल के तहत आप देश में एक चुनाव आयोग की स्थापना करते हैं। और 327 क्या कहता है? 327 संसद को
चुनाव आयोग के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 327 चुनाव आयोग के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 327। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब पूछ रहे थे कि यह अधिकार जो संसद को 327 देता है, यह अधिकार खिसक के उधर कहां चला गया, कैसे चला गया, कब चला गया, यह जरा बता दीजिए। यानी यह अधिकार जो संसद के पास है, यह अधिकार कब उसने, ज्ञानेश कुमार जी ने अपने पास ले लिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक उल्लेख बार बार आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 धारा सेक्शन 21/3। ये (3) क्या कहता है? (3) कहता है कि आप कभी भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में या उपक्षेत्र में आप गहन पुनरीक्षण कर सकते हैं, पूरे एंटायरली नहीं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि आप चलो जी आज सो के उठे, सुबह सुबह चलो आज नोटिफिकेशन जारी, कल आज 24 तारीख है, 25 तारीख से बिहार में SIR। अरे भाई, चल क्या रहा है इस देश में? और इन सब के बीच, चूंकि ये थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो आपके साथ ही अमलेंदु जी बैठता हूं और ये दलीलें सुनकर और अपने तमाम साथियों तक पहुंचाता हूं, तो थोड़ा बहुत हो गया है, वरना कहां आजकल पढ़ने लिखने में मन लगता है किसी को। लेकिन सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है अमलेंदु जी, कि इन सब के बीच ये आपसे भी समझना चाहता हूं, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं, ये कल मौसम दिखा रहे थे, आज घुटने पे हैं, आखिर क्यों हैं? कल तो मौसम का मजा लीजिए कह रहे थे, ड्रामा मत करो कह रहे थे, नारेबाजी मत करो, यहां पे अगला चुनाव फिर हारोगे, और आज खुद हारे हुए क्यों बैठे हुए थे? और प्रशांत टंडन जी सही कह रहे थे कि चेहरा देखने लायक था। जरा चेहरा दिखा दूं क्या? चलिए चेहरा बीच में हम लेके आएंगे, जरा किरण रिजिजू साहब का चेहरा ले आइएगा, जो बोलते रहेंगे वो ले आइएगा, लेकिन अमलेंदु जी बातें अपनी रखिए बीच में। लेकिन किरण रिजिजू साहब, एक तो राजीव जी, हाँ बिल्कुल 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 राजीव जी, देखिए एक तो जो है कम दबाव का क्षेत्र बन गया तो मौसम बदल रहा है। कल राजीव जी अच्छी खासी गर्मी थी, आज जो है अच्छा खासा एकदम से ठंड हो गई। आपने आज महसूस किया होगा, सुबह आप भी जब घर से निकले होंगे तो मौसम ठंडा रहा होगा, और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास तो एकदम जो था बिल्कुल लग रहा था जैसे कि अभी बारिश हुई। तो मौसम बदल रहा है राजीव जी, मौसम ऐसे ही बदलते रहते हैं। तो ये मौसम बदलने की राजीव जी आहट है, पहले ही कम दबाव के क्षेत्र का अनुमान कर लिया गया, तो ये जो है जो घुटनों पे सरकार जो है एक तरीके से आ गई। लेकिन इसमें बड़ी चालाकी राजीव जी बरती गई है, और बरती ये गई है कि भाई एक हफ्ता जो है रोज कम से कम नारे ना लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। दिक्कत काहे से राजीव जी? दिक्कत इससे है कि उस सदन के अंदर जो नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर संसद के अंदर आ ही नहीं पा रहा है। तो दिक्कत ये है कि वोट चोर अगर संसद के अंदर नहीं आ पाएगा तो वो तो नारे लगते रहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, और संसद स्थगित होती रहेगी। बिल भले ही पास हो जाए, लेकिन जो वोट चोर है वो तो संसद में नहीं आ पाएगा, विपक्ष जो नारे लगा रहा है। तो तब मतलब अगले मंगलवार तक वोट चोर गद्दी छोड़ जो वो सदन के अंदर ना लगे। बाहर तो मोदी जी बता ही चुके हैं कि पूरा देश पड़ा है नारे लगाने के लिए, लगाओ। तो वो संसद का बाहर का हिस्सा भी पूरे देश में ही आता है, जहां नारे लगाओ तो वहां लग रहे हैं नारे। लेकिन संसद के अंदर भाई वोट चोर गद्दी छोड़ जो है ना लगाए, ताकि वोट चोर जो है उसको थोड़ा सा राहत मिली रहे, संसद के अंदर नारे ना लगने पाए। तो इसलिए जो है, और इसीलिए हमारे किरण रिजिजू साहब जो है उनका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है, ये है। लेकिन इसमें राजीव जी एक चालाकी चली गई है। मुझे लगता है कि सोमवार से पहले पहले जितने सारे बिल हैं वो सब पास करा लिए जाएंगे, उसके बाद वंदे मातरम पर चर्चा होगी। और अगर बिरला जी कह दें वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, तो चुनाव सुधार पर चर्चा अगले सत्र में होती रहेगी, फिर बजट सत्र में फिर बात चली जाएगी। नहीं, इतनी धोखेबाजी नहीं होगी इस डेमोक्रेसी के साथ, इतनी धोखेबाजी नहीं कर पाएंगे। नहीं इतना नहीं कर पाएंगे। नहीं राजीव, ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बहाना बना सकते हैं। तो इनकी हमें क्षमताओं पर जो है भरोसा रखना चाहिए कि ये कितने क्षमतावान हैं। ये किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं, देश के साथ तो कर ही रहे राजीव जी, 11 साल से देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो विपक्ष के साथ अगर धोखा कर देंगे तो कौन सी बुरी बात हो जाएगी? तो ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल करना नहीं चाहिए, चूंकि एक सर्वदलीय बैठक में हुआ है तो थोड़ी सी नीति वीति की बात जो है वो रहे, तो इसलिए करना नहीं चाहिए, लेकिन कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राजीव जी, अगर चुनाव सुधार पर भी चर्चा होती है तो क्या चुनाव सुधार में ये विषय भी आएगा चर्चा का कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी का संसदीय दल का नेता बिना बने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है?
क्या ये भी चुनाव सुधार में आएगा? मोदी जी तो राजीव जी पिछले 1 साल से ज्यादा से बीजेपी के संसदीय दल के नेता चुने हुए, बिना चुने हुए जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये भी चुनाव सुधार में आना चाहिए क्या? इस पर भी चर्चा होगी कि अगर चुनाव सुधार की बात हो रही है। हालांकि चुनाव सुधार जो है वो SIR का नाम बदल के किया गया है, लेकिन SIR पर राजीव जी जो चीजें आई हैं सामने, और जिस तरीके से आज एक तरीके से कहा जाए, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई उस पर आपने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन वो रिपोर्ट राजीव जी साफ ये बताती है कि चुनाव आयुक्तों में भी आपस में इसको लेकर तालमेल नहीं था। और ये जो कहा गया राजीव जी कि जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी और उस समय जो रिपोर्ट्स आई कि महागठबंधन जो है वहां बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहा है, उसके बाद बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हड़बड़ाई, घबराई, और उसके बाद फिर ये अचानक तय हुआ कि ये इस तरीके से वोट काटे जाए बड़े पैमाने पर, और व्हाट्सएप पर ही राजीव जी हो गया। एक संवैधानिक संस्था जो है वो व्हाट्सएप पे राजीव जी कानून बना देती है और पास कर देती है। ये भी राजीव जी 78 सालों में पहली बार हो रहा है कि एक संवैधानिक संस्था जो है वो व्हाट्सएप पर तय कर लेती है, व्हाट्सएप पे पास हो जाता है और व्हाट्सएप पे जो जारी भी हो जाता है आदेश जी। तो ये तो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान के प्रति कितनी निष्ठा है और कितना जो है कायदे कानून से चल रहा है। अगर राजीव जी अखबार की रिपोर्ट सही और सही होगी, चूंकि उसने दावे के साथ बातें कही हैं, और हालांकि जो संधू साहब है, सुखबीर सिंह संधू, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है उस पर, लेकिन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उसके पास उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये है तो राजीव जी, ये तो फिर एक बड़ा सवाल हो जाता है, और इस आधार पर भी जो चुनौती दी जा सकती है कि ये जो आदेश जारी किया गया इसके लिए कोई बैठक चुनाव आयुक्तों की नहीं हुई, व्हाट्सएप पर ही ये जारी हो गया। तो ये राजीव जी एक और कानूनी इसमें पहलू है। अगर अभिषेक मनु सिंघवी चाहें तो इसको भी इसमें जोड़ सकते हैं कि भाई आप संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, आपको शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने आज कहा राजीव जी कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि 327 जो अनुच्छेद की वो 324 के अंदर जो शक्तियां हैं उनको ओवरलुक नहीं कर सकती। अरे भाई, तो किसने कहा कि उसको ओवरलुक कर सकती है? लेकिन 324 जो 327 को भी ओवरलुक नहीं कर सकती है। संविधान में इसीलिए स्पष्ट व्याख्याएं हैं कि जिसका जो काम है वही करेगा। तो संसद सर्वोच्च है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो ये संसद ही करेगी। आज की जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी से लग ये रहा है राजीव जी कि क्या फैसला ये आएगा कि संसद की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली जाएं और चुनाव को दे दी जाएं। जो टिप्पणी थी एक, जो इससे ये आवाज मिलता है। अगर इस तरह की बात है तो फिर एक और नया संघर्ष का रास्ता तैयार हो जाएगा और एक और फिर लड़ाई जो शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल अब संसद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में ये 4 दिसंबर को फिर आगे भी सुनवाई होनी है। आज अभिषेक मनु सिंघवी और वृंदा ग्रोवर ने बहुत विस्तार से चर्चा करी कि संविधान का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, और एक संवैधानिक संस्था जो है जिसको संविधान ने बनाया वो संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है और जो उसकी शक्तियां हैं उनका जो है वो अतिक्रमण कर रही है। तो ये विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कोई आदेश देगा ये देखना है। फिर आखिर में लाल बाबू हुसैन मामला भी आ गया जिसकी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे, और लाल बाबू हुसैन का मामला साफ तौर पे कहता है, 3 जजों की खंडपीठ है, उसका आदेश है कि अगर एक बार भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो गया तो ये स्वतः सिद्ध है कि वो काफी सोच समझकर शामिल किया गया, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया उसको अब अपने भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं देना है। जिसको आपत्ति है वो देगा। चुनाव आयोग को अगर आपत्ति है तो चुनाव आयोग बताए कि उसको क्यों आपत्ति है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। किसी दूसरे को आपत्ति है तो वो बताए कि उसको जो है इस पर आपत्ति है, वो सबूत पेश करे कि ये व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, और उसके बाद ही नोटिस दिया जाएगा जिस व्यक्ति का नाम काटा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो राजीव जी 65 लाख नाम काट दिए गए और ये बताया ही नहीं गया कि क्यों काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट पूछता ही रह गया, भाई लिस्ट दे दो, कहाँ है वो लिस्ट? आज तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई, और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है कि भाई आपने लिस्ट हमें क्यों नहीं दी, हमने मांगा था। जस्टिस जॉय माल्या बागची हर उसमें सुनवाई पर कहते रहे कि वो लिस्ट भी दीजिए, हमने मांगा था, हमने कहा था कि हमको लिस्ट चाहिए, लेकिन वो लिस्ट आज तक नहीं आई है, और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है। उसे लग ही नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी हो रहा है, उसके आदेश का अपमान हो रहा है। अगर डाइस पर बैठकर मौखिक तौर पर भी आदेश दिया गया है कि भाई ये लिस्ट आप दीजिए, तो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा क्यों नहीं की गई कि 21 लाख नाम आपने जोड़े थे वो कौन से नाम थे, कौन लोग हैं वो, उनके नाम पते क्या हैं? जिन 65 लाख लोगों के आपने नाम काटे वो 65 लाख लोग कौन हैं, क्या नाम पते हैं, उनको क्या नोटिस दिया गया? ये तो नहीं आया। लेकिन हाँ, जस्टिस सूर्यकांत को ये जरूर मिल गया
कि बिहार में उनके न्याय मित्रों को कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसका वोट कट गया। तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट में आकर 20 लोग खड़े हुए थे वो कौन थे? जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा किया गया था, योगेंद्र यादव अपने साथ लेकर आए थे, तो वो लोग कौन थे? तो ये एक तरीके से राजीव जी मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है वो काफी कुछ चीजें चल रही है। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियन है, वो संविधान का कस्टोडियन जो है वो क्या आदेश देता है, और क्या वो ये बताएगा कि एक संवैधानिक संस्था कानून नहीं बना सकती, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये संसद की बात जब हम कर रहे हैं तो संसद में आजकल कुत्ते की कहानी भी खूब चल रही है। शकील जी, आप तो रोज देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। जरा आज राहुल गांधी भी मजा ले रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। राहुल गांधी की जुबानी सुना देता हूं, और कुत्ता कल से टॉपिक में है, और इतना टॉपिक में है कि आज संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुत्ते की कहानी बतानी पड़ी, कुत्ते की बात करनी पड़ी। एक कुत्ता आ जाता है, कौन लाता है, इन सब की चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। उससे पहले राहुल गांधी के उस बयान को जरूर सुनाना चाहता हूं, थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए। बहुत गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुनिए। Dog is the main topic today, I believe. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, बट पेट अंदर अलाउड है। सेम स्टेटमेंट। If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed in. Is that what you? Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets. No? Maybe pets are not allowed. लेकिन उसके बाद जो बोला वो While she was on the way to the parliament. He looked like cute dog. But it was a white dog. That's what she said. खैर, कुत्ते की कहानी ऐसी है कि कल रेणुका चौधरी सांसद हैं राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी, और वो आ रही थी। रास्ते में एक एक्सीडेंट, दो गाड़ियों की टक्कर हुई, और रेणुका जी को वहाँ पर एक कुत्ते का पिल्ला जो है, वो छोटा बच्चा जिसको कहते हैं, वो दिख गया। डॉग लवर हैं, पेट्स लवर हैं, और उन्होंने उसको उठाया कि उसे कुछ हानि ना हो जाए। उठाकर वो लेती आई, खुद आई, और चूंकि उन लोगों की कार, सांसदों की कार अंदर तक आती है, अंदर तक आई, लेकिन उसके बाद कार चली गई। किसी ने फोटो खींच लिया। उसके बाद बवाल बच गया कि आखिर वो कुत्ते को लेकर क्यों आई। कल से लेकर आज तक चर्चा खूब चल रही थी। रेणुका चौधरी ने बयान दे दिया, बाइट दे दी कि हम ये जो मैं कह रहा हूँ यही उन्होंने बताया, उन्हीं की जुबानी बता रहा हूँ। उसके बाद कल से लेकर आज तक चर्चा, तो वही यहाँ राहुल गांधी कह रहे थे कि आखिर यहाँ कुत्ता ही मेन टॉपिक क्यों बन गया है। यहाँ टॉपिक जो है वो SIR होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग बाहर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉपिक यहाँ पर देश के और भी कई सारे कानून होने चाहिए। जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि आखिर GDP 8.2%, वाह इतना बढ़िया, वारे न्यारे, बिल्कुल, लेकिन नौकरी नहीं है। कल प्रशांत जी कह रहे थे कि नौकरियां नहीं है, लेकिन GDP इतनी ज़्यादा कहाँ से। IMF क्या कह रहा है ये भी आप लोग सुन चुके हैं, कह रहा है, और C कैटेगरी में कैसे भारत को रख दिया गया है। बहुत कुछ है बातें करने के लिए, और कुछ नहीं है तो कम से कम खुद अगर दिल्ली और आसपास रह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आप किस हवा में, किस वातावरण में सांस ले रहे हैं। ये भी एक बहुत गंभीर टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की बात तो होती है, लेकिन इन सब से इतर कुत्ते पे अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर तो भगवान ही बचाए आपको। खैर, आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला, जिसमें संचार साथी ऐप भी है जिसको शुरुआत में मैं रख चुका हूं, लेकिन ये मामला, और उसमें भी SIR की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव सुधार की बात कर रहा हूं, जरा आपके जरिए और समझना चाहता हूं, क्या ये मामला, जैसे अमलेंदु जी कह रहे हैं कि 8 तारीख को हो सकता है कि वंदे मातरम पे 10 घंटा चर्चा करवाने के बाद 9 तारीख को बोले ठीक है जी आप लोग सब घर जाइए, छुट्टी, बाय बाय। हो सकता है क्या ऐसा? आप तो इतने साल से कवर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, न होगा। बहुत बड़ा इशू है।
जो आखिरी सप्ताह होता है 19 तारीख तक रखा है इसका, तो उससे 1 या 2 दिन पहले साई एंड डाई हो जाती है। कई बार काम नहीं होता है सरकार के पास, तो तीसरे हफ्ते में कभी भी हो सकती है। लेकिन राजीव जी, इन सब चीज़ों से अलग आपने जो एक लार्जर इशू उठा दिया, बहुत व्यापक मुद्दा उठा दिया आपने कि चुनाव सुधार, ये है क्या चुनाव सुधार? और सरकार इसी पे करवा रही है, विषय यही रखा है। देखिए, सबसे बड़ा चुनाव सुधार जो हुआ है वो 1988 में हुआ है, 1988 में 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी ने किया था। 21 साल की उम्र घटाकर 18 साल कर दी थी वोटर की, युवा को वोट का अधिकार दे दिया था। इससे बड़ा चुनाव सुधार अभी तक 70 सालों में कोई नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई चुनाव सुधार लाने वाली है सरकार? इसके बाद 1993 में शेषन ने किया था फोटो पहचान पत्र लागू करके, ये बड़े चुनाव सुधार थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि उससे भी पहले तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए समिति बनाई गई थी, कि जिसमें पीएम था, एलओपी था, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इन्होंने क्या किया? इनका चुनाव सुधार यह था कि उसमें से सीजेआई को बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अब उस कमेटी का मेंबर नहीं होता है। क्या इन पे चर्चा होगी? बहुत अच्छी बात आपने कही है। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को भी देना चाहिए। चुनाव सुधार में आज की मांगे क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, ये सारी बातें बहुत व्यापक हैं। एसआईआर पे तो चर्चा होगी कि एसआईआर में क्या गड़बड़ी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पे क्या कोई व्यापक बिल आने वाला है? क्या लाए? ईवीएम की छेड़छाड़ कैसे रुके? वीवीपीएटी की पर्चियों से मिलान कैसे हो? डुप्लीकेट एपिक नंबर से कैसे निपटे? आदर्श आचार संहिता। अभी बिहार के चुनाव के हम इतना जिक्र करते हैं, अनंत सिंह जिसपे हत्या का चार्ज था, मोकामा से जो उम्मीदवार था, उसका चुनाव भी रद्द नहीं किया इन्होंने। और ललन सिंह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो ये कह रहे थे घरों में बंद कर दो, लोगों को निकलने मत दो, उनके चुनाव प्रचार में पाबंदी नहीं लगाई, बैन नहीं लगाया। क्या चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं? क्या चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? चर्चा तो एसआईआर पे ही होगी कि एसआईआर के जरिए जो गड़बड़ियां पैदा की जा रही हैं, जो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और मनमाने नाम जोड़े जा रहे हैं, उसके जरिए आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। 65 लाख वोट काटे थे, सारा विपक्ष ने आंदोलन किया, बीजेपी को क्यों परेशानी नहीं हुई? उसे कैसे मालूम था कि 65 लाख वोट जो कटे हैं इनमें मेरा नहीं है? कैसे मान सकती है कोई पार्टी है? वो इसलिए मान सकती है कि उसके कहने से, उसकी सहमति से, उसकी मिलीभगत से ही तो कटे थे। नतीजा क्या हुआ? आज तक ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं आया, 90% जीत गए। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात, और कोई नहीं। अभी तक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, हम जीतेंगे, जीत गए। इस बार तो प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां हार गए हैं और वहां हारने वाले हैं, वहां जाके नारे लगाइए। कहां हारने वाले हैं? आपको कैसे मालूम कि कहां हारने जा रहे हैं? ये बंगाल में ममता बनर्जी ये नहीं होने देंगी। तो आप देख लीजिए किस तरह के नॉन इशू उठ रहे हैं कुत्ते के ऊपर। राहुल गांधी ने अच्छा जवाब दिया कि आज चर्चा का विषय डॉग रह गया है। आप जो है पार्लियामेंट को, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। हमने पहले कहा था, लिखा है, शायद कहा नहीं था यहाँ पे, कि पार्लियामेंट के इस सेशन की अवधि छोटी करके 3 हफ्ते की करके आप इसको अप्रासंगिक बना रहे हैं, इसके महत्व को कम कर रहे हैं। बाकी सारी संस्थाएं आपने खत्म कर दी, एक पार्लियामेंट थोड़ी सी बची है, उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। 100 दिन का सत्र हुआ करता था पहले। सत्र मतलब पूरे साल में 100 दिन के सेशन हुआ करते थे, 100 दिन संसद बैठती थी। धीरे धीरे कम करते हुए आधे दिन से भी कम ले आए उसको आप। अब 50 दिन भी नहीं हो रही है। इससे पहले कोई शीतकालीन अधिवेशन जो है 3 हफ्ते का नहीं हुआ।
19 दिन का रखा है, जिसमें से 15 दिन ये काम हो पाएगा। और जैसा कि अभी अमलेंदु जी ने कहा, फिर आपने कहा, तो हमने ये बात बोली कि ये भी होता है आमतौर पे कि जो लास्ट वीक होता है उसमें काम नहीं होने का बहाना करके सरकार 2 या 3 दिन पहले बुधवार तक उसको साइडाई कर देती है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। तो चर्चा जो है वो SIR पे ही होगी। उसका नाम आप चाहे जो रख दो, नाम नयन सुख रखने से किसी को देखने की दृष्टि नहीं मिल जाती है जी। नाम नयन सुख रख दीजिए, लेकिन जिसकी आंखों की दृष्टि कमजोर है वो नहीं देख पाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी क्या कहेंगे? प्रशांत जी, हम लोग पहले सत्र में जरा दबाव की बात कर रहे थे जी। अब देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है। जहां से आपने शुरुआत किया इस शो की कि चुनाव आयुक्त संधू साहब की नाराजगी थी मतदाता नागरिकता के सवाल पर, तो सवाल नाराजगी का या विरोध का नहीं है, उनकी असहमति का नहीं है। उससे बड़ा सवाल यह है कि संसद के सत्र के दौरान जब विपक्ष ये मांग कर रहा था कि SIR पर चर्चा कराओ, उस वक्त ये लीक होती है बात। ये कहां से लीक हुई है? चुनाव आयोग से लीक हुई है। और कहां से लीक होगी? ये तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्कशन में लीक हुआ है। तो चुनाव आयुक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग होंगे? क्या 100 लोग तो नहीं होंगे, थोड़े से लोग होंगे। तो ये लीक हुआ है। ये है पर्दे के पीछे का खेल कि संसद के सत्र के दौरान जब विपक्ष मांग कर रहा है, तब एक चुनाव आयुक्त का व्हाट्सएप चैट लीक होता है एक मीडिया को, और वो लीड स्टोरी बनती है और इस पर कि आज सरकार को दबाव में आकर चर्चा के लिए मानना पड़ गया। एक और दबाव की बात देखिए आप, 90% स्ट्राइक रेट पे बिहार में चुनाव जीता बीजेपी ने। उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 90% के स्ट्राइक रेट पे जीतने वाली बीजेपी जब मोदी जी भाषण देते हैं तो पूरा उनका भाषण राहुल गांधी पे केंद्रित था, जिनकी बुरी तरह हार हो गई जैसे भी हुई। लेकिन 90% स्ट्राइक रेट के बाद आप भविष्य बिहार का क्या बनाएंगे इस पे बात नहीं कर रहे हैं, आप बात राहुल गांधी पे कर रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने के बाद आप नेशनल हेराल्ड का केस उठा के ले आते हैं, FIR कर देते हैं। कहीं तो कोई दबाव है सरकार पर जी। कुछ तो है परेशानी, कुछ तो अंदर कुछ हो रहा है जिसकी खबर आगे आने वाले वक्त में लगेगी। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव निश्चित तौर पे है, और उसी दबाव का नतीजा है कि जो एक सारथी ऐप लाया गया। क्यों जरूरत पड़ गई SIR की? क्यों सारथी की जरूरत पड़ गई है ऐप की? इसका मतलब है कि आपके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। अगर चुनाव आयोग को ही कब्जे में करके और SIR करके ही अगर चुनाव जीतना है, तो फिर किसी मास लीडर की आवश्यकता क्या है? तो जो चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रहा है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर या तो नरेंद्र मोदी की मास अपील खत्म हो चुकी है, इसलिए इनको तमाम सारे हथकंडे चाहिए। क्यों राहुल गांधी से इतना परेशान है? लगातार हमले बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी पर हुए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मीडिया के द्वारा। फिर नेशनल हेराल्ड का केस खोला गया, फिर दुनिया भर की जो बातें हो रही हैं, ये है वो कौन सा दबाव है जो कि दिल्ली में हुई आतंकवादी घटना को घटना का कहना, हमला को कोई तो दबाव है जो काम कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे आप।
और अभी परसों भारत में पुतिन आने वाले हैं, रूस के राष्ट्रपति। उनके आने के ठीक पहले रूस के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव हम समझ सकते हैं। तो ये दबाव तो है मोदी जी के ऊपर, और काफी विचित्र दबाव है, काफी बड़ा दबाव है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों दबाव है। अभी आप चर्चा कर रहे थे, कल हम लोगों ने चर्चा की इसमें विस्तार से कि कैटेगरी सी में डाल दिया IMF ने। तो कैसे विश्व गुरु हैं जो कैटेगरी सी में डाल दिया? कैटेगरी सी में डालने का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि आपका जो GDP का डेटा है वो ठीक नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है। तो ये कैसे विश्व गुरु है? ये कैसे विश्व गुरु है कि आपका टैरिफ 50% है अमेरिका में, और अमेरिका पाकिस्तान को 19% टैरिफ लगाता है। 19%, आपका 50% है। आपकी गारमेंट इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स खत्म हो गए, आपकी इंडस्ट्री बेरोजगारी हो गई यहाँ पे। ये कैसे विश्व गुरु है? ये किस दबाव में काम कर रहे हैं? ये भी विपक्ष को, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर दबाव है तो अगर प्रधानमंत्री मोदी खुल के कहें कि हमारे ऊपर दबाव है, हम दबाव में असहज महसूस कर रहे हैं, दबाव में हम फैसले ले पा रहे हैं रूस से तेल मंगाने का, तो विपक्ष और भारत का हर नागरिक, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे राष्ट्रहित में कि प्रधानमंत्री हमारे कमजोर है, उनके ऊपर दबाव है, तो उनको विपक्ष भी साथ देगा। आखिर कौन सा दबाव है कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहे हैं? अभी आपने कहा था कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम उसको मान लेंगे कि भारत पे हमला है और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और फिर लाल किले के पास एक हमला होता है, आतंकवादी विस्फोट होता है, और उसको आप 48 घंटे के बाद आप उसको कह रहे हैं कि हमला नहीं, ये घटना है। तो उसमें जो कैबिनेट नोट है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, और मीडिया में आप पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो। तो कैबिनेट नोट में क्यों नहीं नाम आया? फिर कहीं कोई बड़े दबाव हैं सरकार के ऊपर, और वो आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे दबाव क्या है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से एक छोटा कमेंट अनिल जी आपसे भी। अनिल जी, क्या लगता है, एक प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और उसी प्रेशर का नतीजा हम संसद में भी देख रहे हैं, आज दूसरे दिन ही ये निर्णय? ये प्रेशर तो मतलब जितना कंट्राडिक्शन है उसको मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ एलाइज भी बहुत है। और सबसे बड़ा जो एनडीए का पार्टनर है गोदी मीडिया, वो जो है वो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर वही है। इसीलिए कल मैं देख रहा था, न्यूज आया ड्रामेबाजी पर जो खबर थी, तो एक चैनल जो कि कांग्रेस के सांसद के ही मालिक है उसके, उनका चैनल लिख रहा था विपक्ष पर करारा हमला। मैं इतने साल 40 साल जर्नलिज्म मैंने की है और एक दिन भी नौकरी से बाहर नहीं रहा। मैंने कुछ न कुछ नौकरी मिलती ही रही, लेकिन कभी इस तरह का हेडलाइंस कभी नहीं देखा, विपक्ष पर करारा हमला सत्ता पक्ष का, ऐसा ये इस तरह का हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज कभी मैंने नहीं देखा। तो एक स्ट्रॉन्ग एलाय है उनका, उसके सीबीआई और ये जैसे टूल है उनके पास। तो इसी वो जो आपको दिख रहा है नर्वसनेस, वो ये सही प्रशांत जी ने कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, क्योंकि मान लिया पुतिन आएगा और यहाँ पर अगर संसद में सब खड़ा है तख्ती लेकर के, तो इसीलिए उन्होंने 8 दिन का वक्त लिया कि भाई पुतिन को आने दो, निकल जाने दो। और हमको लग रहा है कि विपक्ष ने भी देखा होगा कि जो देश का ये है वो उसका अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर ना हो, इसके लिए उन्होंने ये कंसेशन दिया होगा, नहीं तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वो है। तो इसीलिए मैं नहीं, कम से कम इसमें सहमत नहीं हूँ कि कोई प्रेशर से कुछ असर होने वाला है। वो लोग उसी रास्ते पर जाएंगे जो रास्ते पर चल रहे हैं, और उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। जुडिशरी का भी ये मतलब उनको मैं कुछ इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन उनका भी रवैया देख रहे हैं, वो तो सवाल ही कर रहे हैं इधर से ही। मतलब देखिए बिहार में SIR इतना हो गया, BLO इतने मारे गए, उसके बाद
वहां भी जो जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था, उसने पूरे नहीं किए लोगों के कि हम किसी का नाम नहीं कटने देंगे। पहला दिन कहा था उन्होंने कि होगा तो आइएगा, हम देख लेंगे कोई अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन कुछ नहीं किया। वही किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी वही रवैया है। और गोदी मीडिया जैसा पार्टनर है, हुकुम बजाने वाला ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ED CBI वगैरह। अभी राहुल गांधी पर केस डाल दिया है, वैसा है कि जिसमें कभी भी गिरफ्तारी करने की बात आ सकती है। तो ये सारा इंतजाम है। वो कहीं कहीं रिट्रीट हमको नहीं दिख रहा है। वो ये है कि मैनेज करने में थोड़ा इधर सुधर हो रहा है, वो दिक्कतें हैं। और उसमें भी आपने देखा ना, 2 दिन मीडिया कुत्ते पर स्टोरी चला रहा था। बताइए कि क्या देश का हाल है ये। उसको क्या ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था कि जो संचार साथी जो ऐप आ रहा है, उससे क्या मीडिया उससे अलग रहेगा? सारे तो क्या वो उसमें ब्रेकिंग न्यूज देगा, सब तो ब्रेक करके ले जाएगा न्यूज जो है। न्यूज और आपके सारे इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट ले जाएगी, आप क्या ब्रेक करोगे? आपका ही मतलब जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, घर का में जो बातचीत होगी वो भी वो चाहेगा तो देख सकता है। तो आप क्या ब्रेकिंग न्यूज करोगे? शर्म से तो पहले डूब जाना चाहिए मीडिया को कि ये जो है वो कुछ नहीं ब्रेक कर सकता। और उसके बाद खबर बड़े बड़े ये में फॉन्ट में चलाता है, ब्रेकिंग न्यूज विपक्ष पर करारा हमला। हमारे विपक्ष पर करारा हमला वाला जो वोकेबुलरी है, ग्रामर देखिए, पॉलिटिक्स का, संसदीय परंपराओं का, एग्जीक्यूटिव का, सबका ग्रामर वोकेबुलरी सब चेंज हो गया है। इसको कैसे आप करेंगे? अब कुत्ते पर डिबेट कर रहा है 2 दिन से और उसमें खबरें चला रहा है। अब उसमें कुछ नहीं, एक मामूली बात है। और वो उसकी तो चर्चा ही नहीं मैंने की कि नहीं पता नहीं। रोहिंग्या जो है पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब बताइए कि आप बुद्ध और महात्मा गांधी क्या क्या, आप जहां कोई भी मौका लगता है तो जरा सा भी झंडा मतलब ये लहराने से अपना पताका नहीं आप चूकते हैं कि हम जो है बुद्ध की धरती हैं, हम क्या कहते हैं महात्मा गांधी के देश के हैं। और रोहिंग्या पर वो बोल रहे हैं कि वो तो खाना मांगेगा, और वो जो है वो उसको और उसका वो छोड़िए सब, मतलब हटाया, कहा कि हम इस सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एंग्री हो गए। जो 5 लोगों को रोहिंग्या लोग गायब हो गए हैं, या वो उस पर हैबियस कॉर्पस कहा कि नहीं उनको एक्सटेंड नहीं किया, तो वो कोई नागरिक है, उनके लिए रेड कारपेट बिछा जाए। अब बताइए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर ऐसा कहेंगे तो आप क्या, आपकी इंटरनेशनल छवि छोड़ दीजिए, आपको अपनी नजर में आप कहाँ रहेंगे? आप इंटरनेशनल सिग्नेटरी हैं। आप जो रिफ्यूजी और जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स है उसके कोई भी आदमी इंडिया में आ गया, इलीगल है इलीगल है, उसकी जान और माल की हिफाजत करना और उनको ये मतलब भूख से नहीं मरने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जी। अमेरिका जैसा देश जहां सीरिया वाले लोग जो है टेररिस्ट थे, और वो लोग जो है वो जा करके अमेरिका अफगानिस्तान के लोग यूरोप में जा रहे हैं, उनको लोग रख रहे हैं, उनको ये भी खतरा रहता है कि इसमें कोई टेररिस्ट ना हो। जो जिनसे उनका वार चल रहा है उसके लोग नागरिक समुद्र में तैर करके और कैसे कैसे मर के वहां जा रहे हैं, और उनको भी जब वो जाते हैं तो डिटेंशन कैंप में रखते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनके बच्चों की हिफाजत करते हैं, नहीं होता तो उनको पढ़ाई का भी इंतजाम करते हैं, और फिर जिनको अपने यहाँ लेना है उसको लेते हैं। आप कहाँ चले गए हैं? तो ये है आपकी स्थिति। इसीलिए मैं रिट्रीट नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं मार्च देख रहा हूं, ऑथोरिटेरियनिज्म का पूरा मार्च हो रहा है। इसको कैसे काउंटर करना है, ये विपक्ष नहीं, हम सब की भी जिम्मेदारी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं मुकेश जी, क्या चर्चा होगी? जी बिल्कुल होगी, SIR पे भी होगी, और जो ये जो चुनाव सुधार की बात हो रही है इस पे भी होगी। कॉस्मेटिक बातें खूब होंगी, भरपूर होंगी। आपको चर्चा जो है वो सुन करके ले कि हाँ भाई, मूल मुद्दे से भटकने की बातें, मूल मुद्दे को जो है वो कहते हैं ना कालीन के नीचे दफन करने की सारी हरकतें सत्ता पक्ष की ओर से दिखाई देंगी, बिल्कुल दिखाई देंगी। लेकिन एक बात वहां से काम की नहीं निकलेगी। आप देखिएगा 10 घंटे की चर्चा कह रहे हैं किरण रिजिजू, और ये चर्चा जो है 10 घंटे की जगह 12 घंटे 13 घंटे की होगी। हो सकता है कि सरकार की तरफ से जवाब देने की जिम्मेदारी, चूंकि चुनाव आयोग की बात है तो
ये मेघवाल जी को थमा दी जाएगी, वो कानून मंत्री है, न प्राइम मिनिस्टर उस पर कुछ बोलेंगे। और हो सकता है कि होम मिनिस्टर जरूर कुछ इंटरवेंशन में अपनी बड़ी बड़ी बातें कह लें, क्योंकि उनको भी तो खूब शौक है ही बढ़िया बढ़िया भाषण देने का। पर उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं होगा इसमें। और माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा इतनी खूबसूरत, इतनी लॉजिकल, इतनी कानूनी दलीलें, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी की हो, चाहे वो महिला है अपनी बड़ी फेमस वृंदा ग्रोवर की हो, है, ये सारी अच्छी दलीलें हैं। कोई भी व्यक्ति जो सुनेगा, जो कानून की किताबों को पढ़ना जानता है, जो कानून को समझ, उसे सबको लगेगा लॉजिकल बात है, लेकिन नतीजा बाद में वही सिफर निकलेगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक देखिए आप अब क्या है, और ऐसे सुनवाई चलती रही, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का कार्य, और लेकिन हम लोग तो सुनवाई करते रह गए, SIR तो खत्म हो गया। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा फिर कोई आके कहेंगे जीरो अपील, माननीय ज्ञानेश कुमार जी कहेंगे जीरो अपील से सब कुछ शांत हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस समय जो देश का तौर तरीका अपना लिया गया है राजीव जी, वो कमोबेश यही है, माई वे और हाईवे। और ये प्रक्रिया एक दिन में अचानक नहीं है। बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी ने, आपका सबसे शानदार अलायंस पार्टनर है गोदी मीडिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने उसको मुट्ठी में कर रखा है। उसके बाद क्या है, ये ब्यूरोक्रेट जिसका राज उसके पूत, ये तो इनका तो हाल हमेशा से वही रहा है जी। और उसमें से भी अब आपने जो है छांट के ऐसे लोग ढूंढ लिए हैं जिनका दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं है। उन्हीं लोगों को आप कहीं चुनाव आयोग बना दीजिए, कहीं कुछ और बना के भेज दीजिए। एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी गई है, बड़ा दुख होता है ये सब देख करके। लेकिन हाँ, इसके बीच में क्या जनता की आंखें खुलनी चाहिए। हम लोग यहाँ ये शो क्यों कर रहे हैं, हम लोगों के शो करने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि भाई जनता के बीच में भी जो व्यक्ति समझना जानता हो, समझना चाहता हो, उसके कंजम्पशन के लिए ही हम लोग अपने तजुर्बे से जो भी समझ जानकारी रखते हैं वही बातें तो यहाँ कर रहे हैं ना जी। काश वो चीजें लोगों तक पहुंचे, लोग समझे इस बात को कि क्यों ऐसा हो रहा है, इनको क्यों किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज की परवाह। आप बताइए ना, किसी चीज, अभी जैसे बात हुई कि प्रशांत कह रहे हैं ठीक कि भाई दबाव है, काहे का दबाव भैया? ट्रंप कितनी बार कह चुका है, ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, पाकिस्तान का आप नाम नहीं ले पाए, आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो अब आपको क्यों कहना पड़ा कि आतंकी घटना नहीं है? जो आतंकी घटना दुनिया का कोई व्यक्ति आसानी से कह सकता है यही आतंकी घटना जो लाल किले के सामने हुई, लेकिन आप नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही कह चुके हो ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, और कोई अटैक होगा तो वो अटैक ऑन द नेशन माना जाएगा। इसीलिए आप टर्मिनोलॉजी बदलते रहोगे, आप शब्दों को बदलते रहोगे, घुमा फिरा करके। आपका एक ही तौर तरीका है जो मैं कहता हूं कि लोगों की आंख में धूल झोंको, खाली लंतरानियां करो, लंबी लंबी बातें करो, इधर की उधर की दाएं बाएं की। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री ने अभी तक इस देश में जो रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बोलने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, अत्यंत वाचाल, वो प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं फूटे कि साहब ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एक शब्द नहीं फूटा। इतने लोगों के नाम कटे, सही कटे, गलत कटे, कोई शब्द नहीं फूटा। ये आतंकी हमला हुआ, इस पर कोई शब्द नहीं फूटा उनका। घूम फिर करके बहुत बोल देगा हाँ जी किसी को माफ नहीं किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं उनके पास जी। तो ये चीजें हम लोग देखते आए हैं। सवाल ये है, देखिए लोकतंत्र में उत्तरदायित्व एक चीज होती है, जवाबदेही एक चीज होती है। जब आपने उन जवाबदेही के कंपोनेंट को जीरो करने में सफल हो गए, उन सारे स्टेक होल्डर्स को आप मैनेज करने में सफल हो गए, खत्म कर दिया आपने उन सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को, तो नतीजा हमारे आपके सामने है। आज क्या स्थिति है संसद में? आप बताइए, विपक्ष की बात को देश तक पहुंचने का जरिया ही नहीं बचा है। सोशल मीडिया पे 10-12%, 5%, 8% लोग जो है वो उन तक उनकी बातें पहुंच पाती है। 100% में से आप सोचिए 8%, 5%, 10% तक सिर्फ आपकी बात पहुंच पाए तो क्या स्थिति होगी। ऐसा तो आपने विपक्ष को बना दिया। कोई देखिए पार्लियामेंट में माइक बंद कर दो, कैमरा नहीं चलने दो, विपक्ष और करे तो करे क्या? इसके अलावा और क्या तरीका है? विपक्ष का यह फर्ज बनता है कि वो जनहित के मुद्दों को उठाए, वो उन चीजों को उठाए जिससे सरकार की जवाबदेही बढ़े, सरकार अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा सके। इनको सुनने को तैयार हो तब तो। अभी मैं ही यहां से बोल रहा हूं, अगर आप सुनने को तैयार ना हो, आप मेरा माइक बंद करते हैं तो मेरी बात तो जीरो हो गई ना। वही हाल कर दिया आपने विपक्ष का इस देश पे जी। तो ये जो तस्वीर है, इससे आगे बढ़ने का, हाँ जैसे कुछ दिन पहले मुझे याद है प्रशांत ने कहा था विपक्ष को अपना नैरेटिव बदलना चाहिए।
बात अच्छी थी, रास्ते कहाँ हैं? उस नैरेटिव को खड़ा कैसे होने दिया जाएगा? विपक्ष जो है वो हमेशा, विपक्ष का जो वाहन है उसका नाम है मीडिया। लोकतंत्र में अगर आपको कहा जाए कि बिना वाहन के आप चलिए तो आप कैसे और कितना चल लेंगे, वो स्थिति बना दी गई है। जी। और बिल्कुल ब्लैटेंट है सब कुछ। मौसम का मजा लीजिए। अब आप बताइए, इस देश की राजधानी का ये हाल है वो, लेकिन वो सरकार का कंसर्न नहीं है। मैं बीजिंग ओलंपिक से पहले मनमोहन सिंह के साथ बीजिंग गया था। वहां पर उस जमाने में चिंता थी कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। उन्होंने उस दौर से उसमें काम करना शुरू किया। आज की तारीख में वो उस सारे कलंक से उबर चुके हैं, यानी गंदी आबो हवा से। तो आपके यहाँ की स्थितियां हमारे सामने है। क्या आप बताइए, 7 साल से भाई सरकार को किसी चीज की तो परवाह हो, कहीं तो दिखे कि हाँ भैया ठीक है तुम्हारा ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसकी तुम्हें परवाह है। परवाह सिर्फ एक चीज की है, बस किसी तरह से लंतरानी करते रहो। आज ये झंडा ले लो, आज ये नाम बदल देंगे, आज ये कर देंगे, यही सब हो रहा है। और क्या हो रहा है? जो कोर इश्यू है, जिसका जनता से ताल्लुक है, जिसका जनता से संबंध है, आप देखिए ना, हम और आप रोजाना चर्चा करते, कितनी बातें ऐसी हैं जिसमें कि सरकार की तरफ से हमें कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नजर आता है। और वो भी ऐसी सरकार जिसके पास भरपूर बहुमत है, जिसके पास बिल्कुल पूर्ण नियंत्रण है, सारी संस्थाएं जिसकी मुट्ठी में है। अरे भैया, विपक्ष को जितना प्रताड़ित करना है करते रहो, क्या जनहित के लिए कुछ कर रहे हो? वो कहां है? वो भी तो नहीं दिख रहा जी। तो सिवाय लंतरानी कुछ नहीं। एक ही चीज दिख रही है कि हाँ ठीक है यार, चुनाव आएगा तो ऐसे लड़ेंगे और ऐसे जीतेंगे। बाकी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि साहब आप जो है सो एक रिबेट देते हैं टाटा जैसी कंपनी को 44,000 करोड़ का, उसके बाद 4,500 करोड़ रुपए आपको वो जो है सो थमा देते, 450 करोड़ रुपए आपको थमा देते हैं चंदे के रूप में। आप अडानी के लिए कुछ करते हुए नजर आते, वो चीजें जरूर दिख रही है, बड़ी कंस्ट्रक्टिव, बड़ी पॉजिटिव, बहुत ब्राइट दिख रहा है वो कैनवास, जहां आप अपने चहेते लोगों के लिए कुछ करते नजर आते हैं। रोजाना कुछ ऐसी चीजें दिखती है और जनता खुश है, बहुत बस था बिल्कुल। तो ये तो हाल कर दिया आपने डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी तो स्थिति है कि अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना वाला हाल बना दिया आपने। क्या कर दिया विपक्ष की स्थिति आपने? कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी आप कर लीजिए। अरे भाई अद्भुत है। और आपके खिलाफ कोई आदमी, आप ही का सांसद एक ट्वीट कर देता है कि आपकी क्या क्या हरकतें हैं, तो आप उसका ट्वीट उड़वा देते हैं। तब वो सांसद आपको खराब लगता है। वही सांसद जब सोनिया गांधी के लिए अंट संट कहता है, तब तो आप उसकी परमिशन देते हैं, हाँ हाँ कहने दो इसको। या आपके वाले मामले में तो कहा है उड़वा देते हैं, इसका कल आप जिक्र कर रहे थे शायद जी, इसी शो में जी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। निर्लज्जता का किसी के पास कोई जवाब है? मुझे बताइए। ये निर्लज्जता की सारी सीमाएं फांद करके बैठे हुए लोग हैं। दुख होता है ये देखकर। बिल्कुल जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस पे चर्चा अभी जारी रहेगी, बहुत कुछ इसमें होना बाकी है। और खासकर कैसे सरकार जो है वो यहाँ घुटने पे आई है। एसआईआर एक गंभीर मुद्दा है, चुनाव सुधार उससे भी बड़ा मुद्दा है। एसआईआर तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन चुनाव सुधार का जिक्र कर उस शब्द को यहाँ लेकर क्या सरकार आने वाले समय में और फंसने वाली है, इस पर चर्चा हम करेंगे और निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, अनिल जी, प्रशांत जी और रामलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नीलांजन मजुमदार साहब लिख रहे हैं, गुड इवनिंग राजीव जी, बीइंग अ बंगाली आई एम रियली कंसर्न्ड, विल ज्ञानादेश बी रिपीटेड इन बंगाल? जी ये बड़ा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इस पे चर्चा करेंगे हम। और लगता तो नहीं है क्योंकि बहुत प्रेशर है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और नीलांजन मजुमदार साहब, लियोनार्डो फिनरी साहब भी हैं और हमारे साथ असलम चिश्ती जी गुड नाइट लिख रहे हैं सभी दोस्तों को, आपको भी गुड नाइट। ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ, रायमोहन सिन्हा साहब भी गुड नाइट लिख रहे हैं, राजेंद्र बंसोड़े साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी गुड नाइट लिख रहे हैं। अब तमाम साथियों, इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, लेकिन दिन भर लगातार इधर संसद से लेकर बाकी तमाम गतिविधियों पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। संसद में एसआईआर पर 4 तारीख को सुनवाई होनी है, यानी आज से ठीक मतलब परसों। और उसके अलावा उमर खालिद और तमाम जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं उन पर भी सुनवाई होनी है। तो बहुत कुछ है संसद में, बहुत कुछ है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत कुछ है सड़कों पे। उन सब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव।